क्या एडम, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पता है कि यह कितना मुश्किल है, नाराटा ने प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा। वह खुश थी कि कोई तो था जो उसे समझ सकता था, लेकिन कोई प्रेत की स्थिति से छुटकारा पाकर कोई और नहीं बन सकता। ब्लैकस्मिथ, ऑपरेटर या हार्वेस्टर के विपरीत फैंटम कोई पेशा नहीं था। इसे अकादमी में कुछ सालों में सीखा नहीं जा सकता था और अगर चाहे तो पेशा भी बदला जा सकता था। एक सैन्य आदमी एक चिकित्सक बन सकता था, एक हार्वेस्टर एक ऑपरेटर बन सकता था, लेकिन फैंटम कुछ और नहीं बन सकता था। यह एक वरदान और एक अभिशाप था। यदि ऐसा भाग्य किसी का सपना था तो यह एक आशीर्वाद था, और यदि यह नराता जैसा कोई व्यक्ति था तो यह स्वर्ग से एक सच्ची सजा थी। एडम कुछ देर के लिए चुप रहा, आंखें बंद करके कुछ सोचता रहा। ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई विकल्प है, और इससे नाराटा को उम्मीद जगी। नराता, आप एज योर लोड्स में इसलिए शामिल हुए क्योंकि इसने आपको यहाँ रहने का मौका दिया, और एक फैंटम के रूप में जो फैंटम नहीं बनना चाहता, आप उनकी पूर्ण समानता की विचारधारा के करीब हैं, है न? एडम ने स्थिति को समझने की कोशिश करते हुए पूछा। नराता ने अनिश्चितता से सिर हिलाया। वे मेरे असली कारणों को नहीं जानते, इसलिए। हाँ, कुछ हद तक मैंने उनका इस्तेमाल किया। एडम मुस्कुराया, फिर उसे ट्रॉन के शब्द याद आ गए। उसे नहीं पता था कि ऐसी स्थिति होगी, लेकिन एडम इसका फायदा उठा सकता था। हाँ, तुम समझदार हो, लेकिन तुमने गलत संगठन चुन लिया, एडम ने धूर्तता से मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें अपनी स्थिति से बाहर निकलने के लिए उनके नियमों और विचारधारा का उपयोग करना चाहिए। नाराटा ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। देखो, जाहिर है तुम्हारे लिए क्रिम्सन पथ पर जाने का कोई रास्ता नहीं है। वे प्रेतों और उनके वंश की प्रशंसा करते हैं। मैं निश्चित रूप से नहीं जान सकता, लेकिन कुछ मुझे बताता है कि क्रिम्सन पथ के लिए एक प्रेत का प्रेत न बनना एक विधर्मी द्वारा आशीर्वाद से इनकार करने जैसा है, एडम ने समझाया। नाराता ने सिर हिलाया। वह ये जानती थी, क्योंकि वह लंबे समय से सोच रही थी कि किस संगठन में शामिल होना है। बिग थ्री में से केवल एक ही विकल्प बचा है, डार्क ऑर्डर, एडम ने कहा, जैसे कि उसकी समस्या का उत्तर यही हो। डार्क ऑर्डर, एडम, वे ताकत का महिमामंडन करते हैं। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज शक्ति है, बाकी सब कुछ शुद्ध शक्ति जितना महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे जैसे राक्षसों से डरने वाला एक कमजोर प्रेत उनके लिए उपहास का लक्ष्य मात्र होगा। नाराता ने अपनी निगाहों में स्पष्ट कड़वाहट के साथ कहा। एडम ने अपना सिर हिलाया। आप गलत हैं। उनका मूल विचार यह है कि फैंटम अपनी ताकत के आधार पर कुछ भी प्राप्त कर सकता है और कर सकता है। यदि आप डेमियन जितने मजबूत हैं तो आप जो चाहें कर सकते हैं, यदि आप कमजोर हैं तो आपके विकल्प बहुत सीमित हैं। नाराता ने कुछ नहीं कहा, वह बस आशा भरी निगाहों से उसकी बात ध्यान से सुनती रही। लेकिन कौन कहता है कि कमजोर होना बुरा है? शायद कमजोर होने से आपको मजबूत होने की तुलना में कम अवसर मिलते हैं, लेकिन हर किसी को वह मिलता है जिसकी उसकी ताकत हकदार है, एडम ने कहा। फिर वह मुस्कुराया और नाराटा की ओर इशारा किया। तुम कमजोर हो और तुम्हें शक्तिशाली बनने की कोई इच्छा नहीं है। उस स्थिति में क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम किसी ऐसे प्रेत के ऑपरेटर के रूप में काम करो जो तुमसे बहुत बेहतर है? इसके अलावा मैं समझता हूं कि तुम्हें फिर से अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है ना? नराता ने जोर से सिर हिलाया। क्या ये वास्तव में संभव है? यदि ऐसा है तो मुझे अपना नेक्सस फिर से बनाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। मेरे हथियार सहायता और सूचना होंगे, न कि धातु का कोई बड़ा टुकड़ा। नाराता ने अपने होंठ काटते हुए कहा, जिससे खून बहने लगा। एडम ने अपने हाथ सिर के पीछे रखे और लापरवाह मुस्कान के साथ कहा, मुझे नहीं पता। नराता की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हें इस बारे में इतना भरोसा था? एडम ने कंधे उचकाते हुए कहा, खैर, ये पहली बार है जब मैंने इस तरह की स्थिति का सामना किया है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें मदद की ज़रूरत है। उपन्यास नल। एडम ने अपने कंगन को थपथपाया और सिल्वाना को बुलाया। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि कोई उनकी बातें सुन सकता है, क्योंकि अगर यह कंगन के जरिए किया गया होता तो नाराता कमरे में प्रवेश करने से पहले उसे इसे उतारने के लिए कहती। हाँ, कुछ हो रहा है, सिल्वाना ने जल्दी से जवाब दिया। 10 सेकंड भी नहीं बीते थे। अच्छा, कुछ असामान्य है। क्या आपके पास डेमियन से संपर्क करने का कोई तरीका है? कम से कम उसे या बेथ को एक संदेश छोड़ दो। इसके अलावा अगर वह काम नहीं करता है तो ट्रॉन से संपर्क करने का प्रयास करें। ठीक है, क्या मुझे उन्हें कोई संदेश देना होगा? एडम ने सिर हिलाया। यह एक लंबी कहानी है, इसलिए ध्यान से सुनो। उम्मीद है कि ट्रॉन और डेमियन हमें सही ढंग से समझेंगे। एडम ने नाराटा पर एक नज़र डाली। वह स्पष्ट रूप से घबराई हुई थी, लेकिन उसने उसे रोका नहीं। उसने जो सुना था उसके बाद वह अपनी कहानी उन लोगों के साथ साझा करने का जोखिम उठाने को तैयार थी जो सैद्धांतिक रूप से उसकी जिंदगी बदल सकते थे। समय निकलता जा रहा था। 6 भारतीय महिलाएं जो सुंदरता और दिमाग के लिए जानी जाती हैं। बालों को फिर से उगाना अब हुआ संभव, सिर्फ ये जड़ी बूटी। सिल्वाना डेमियन या बेथ से संपर्क नहीं कर पाई थी, जो कि आश्चर्यजनक नहीं था।
वे व्यस्त लोग थे और एडम सिर्फ एक परिचित था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन ट्रॉन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। सिल्वाना के पास उसके संपर्क थे जब ट्रॉन ने लोअर रिंग से फैंटम्स के साथ लड़ाई के बाद एडम की टीम को बचाया था। इसके अलावा स्थिति को समझने के बाद ट्रॉन वह करने में सक्षम था जो एडम और सिल्वाना नहीं कर सके, डेमियन से संपर्क करना। वे एक ही संगठन से थे, इसलिए ट्रॉन के लिए यह बहुत आसान था। बीप, एडम का ब्रेसलेट चमक उठा और डेमियन का 3D मॉडल सामने आया, जिसने एक अजीब पोशाक पहन रखी थी, हल्की और भारी दोनों, जिसने उसके शरीर के कुछ हिस्सों को ढक रखा था और बाकी को खुला छोड़ रखा था। जाहिर है वह अब किसी मिशन के लिए डेडलैंड्स में कहीं था। अरे, मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, लेकिन ट्रॉन ने मुझे सब कुछ समझा दिया है। 3 दिन बाद उससे मिलो और बाद में सोचो। डेमियन ने कुछ देर रुक कर कहा, यह संभव है। फिर डेमियन ने फ़ोन काट दिया। जाहिर है कि वे निकट भविष्य में उससे दोबारा संपर्क नहीं कर पाएंगे। निश्चित रूप से समस्या अभी तक हल नहीं हुई है और आगे भी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन डेमियन के अंतिम शब्द नाराटा के दिल की धड़कन तेज करने और उसकी आंखों में चमक लाने के लिए पर्याप्त थे। हाँ, नाराटा ने खुशी से कहा, अपनी बाहें फैलाकर एडम पर कूद पड़ी। उसने उसे कसकर पकड़ लिया, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दुष्स्वप्न और अभिशाप आखिरकार खत्म होने लगा है, और यह सब केवल एडम और उसकी दृढ़ता के कारण था। धन्यवाद, 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 नाराटा ने एडम के सिर को अपनी छाती पर जोर से दबाते हुए दोहराया। एडम के हाथ हरकत में आ गए, वह नाराटा की ओर बढ़ रहा था और उसे दूर खींचने वाला था, लेकिन वह रुक गया और उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान के साथ उसने अपने हाथ नीचे कर दिए। ओह, मुझे माफ़ करना, मैं बहुत घबरा गई थी। नाराटा पीछे हट गई। कुछ मिनट बाद ही वह थोड़ा शांत हुई। ठीक है, तो 3 दिन में तुम्हारी किस्मत का फैसला हो जाएगा, है ना? एडम ने नाराटा और उसके स्तनों को देखते हुए मुस्कुराया, जिसके बीच उसका चेहरा दबा हुआ था। यह उसकी सैन्य वर्दी के नीचे ध्यान देने योग्य नहीं था, लेकिन नाराटा के पास कुछ ऐसा था जिससे अन्य महिलाएं ईर्ष्या कर सकती थीं। उघम, नाराटा ने सिर हिलाया, लेकिन जल्द ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। रुको, 3 दिन, भले ही तुम इस जोन तक पहुंच गए हो, फिर भी तुम्हारे पास जाने के लिए 1 महीना है। मैं तुम्हारे बिना यह नहीं कर सकता। एडम ने हल्की मुस्कान के साथ ऊपर देखा। ठीक है, मुझे नहीं पता कि डेमियन ने ऐसा जानबूझकर कहा था या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जल्द ही यहाँ से निकल जाऊंगा। मुझे यकीन है, अभी मैं कुछ दिलचस्प याद कर रहा हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं इस जोन में वापस चला जाऊंगा। एडम ने बाहर निकलते हुए कहा। वह गलत नहीं था, क्योंकि एडिर एडम का इंतजार नहीं करने वाला था, जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। एडिर पहले से ही इस जोन के संरक्षक के खिलाफ लड़ रहा था। क्रैकल, दरवाज़ा बंद हो गया और नाराटा धूल भरे पुराने कमरे में अकेली रह गई। अगर कैमरे न होते तो यहाँ कोई नहीं आता। किसने सोचा होगा कि यह नाराटा का अब तक का सबसे खुशी का दिन होगा? सच है, अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ था। उन्हें पहले ट्रॉन से मिलना था, लेकिन उसके पास उम्मीद थी और यही सबसे महत्वपूर्ण बात थी। इसके अलावा गढ़ के रक्षक डेमियन के शब्द उसके लिए कानूनों और सामाजिक नियमों से ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। नाराटा ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। हाँ, डॉट डॉट डॉट, बम बम बम। अदिर ने काले कपड़े पहने, कंधे तक लंबे काले बाल और एक जैसी आंखों वाली एक लड़की के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अजीब बात यह है कि अन्य संरक्षकों के विपरीत उसने नेक्सस का उपयोग नहीं किया और अन्य सभी कैदियों की तरह अपने नंगे हाथों से अदिर के खिलाफ लड़ाई लड़ी। प्रत्येक प्रहार के साथ काली बिजली उसकी भुजाओं से होकर गुजरती और अदिर की नीली ठंडी लपटों को दूर भगा देती, इससे पहले कि वे फिर से संभल पाते। कदम कदम कदम। उसी समय एडम इस जोन में वापस आ गया। उसे ये देखकर आश्चर्य नहीं हुआ कि सभी कैदियों की नज़रें अखाड़े या स्क्रीन पर थीं, जहां सभी कोनों से लड़ाई दिखाई जा रही थी। उसके हथियार कहाँ हैं? एडम ने लोला के पास आकर पूछा। ओह, तुम वापस आ गए। लोला अचानक पलट गई, उसका ध्यान लड़ाई पर था और उसने उसके आने पर ध्यान भी नहीं दिया। एडम ने सिर हिलाया। हाँ, इसमें मेरी मूल योजना से अधिक समय लगा, लेकिन यह निश्चित रूप से इसके लायक था। हमारी दुनिया जितनी दिखती है उससे कहीं अधिक दिलचस्प है, यहाँ तक कि गढ़ के भीतर भी बहुत कुछ चल रहा है और बहुत सारे रहस्य हैं। एडम ने गहरी निगाह से बुदबुदाया। लोला को अजीब सा लगा, लेकिन उसने इस पर सवाल नहीं उठाया। आखिरकार अभी दूसरी महत्वपूर्ण बात जोन गार्जियन के खिलाफ एडिर की लड़ाई थी। ये क्रिटा फॉल हिल जेल में सबसे मजबूत संरक्षक है। अन्य संरक्षकों के विपरीत वह मुख्य रूप से नेक्सस का उपयोग नहीं करती है, क्योंकि उसका मानना है कि वह बिना किसी लाभ के किसी को भी हरा सकती है। लोला ने जल्दी से समझाया। एडम ने उनके चेहरे के भावों पर ध्यान देते हुए सिर हिलाया। एडिर के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान थी और क्रिटा के चेहरे पर एक गंभीर भाव था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह लड़ाई पर नहीं बल्कि एडिर पर ज्यादा ध्यान दे रही थी।
इसलिए नहीं कि वह उसका प्रतिद्वंद्वी था, बल्कि किसी और ज्यादा महत्वपूर्ण कारण से। मुझे तुम्हें कुछ और बताना है, बस इसे किसी से मत बताना, यह एक रहस्य है, लोला ने अपनी उंगली होठों पर रखते हुए सावधानी से कहा। एडम ने उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। कृता, वह एडिर की पूर्व पत्नी है, लोला ने एडम के कान में फुसफुसाया। एडम की आंखें बड़ी हो गईं और उसके मुंह के कोने ऊपर उठ गए। ये दिलचस्प है, लेकिन मुझे उसकी निगाहों में कोई गुस्सा या नफरत नहीं दिखती, सिर्फ इच्छा दिखती है। लोला ने गहरी सांस ली। ठीक है, यह एडिर की गलती है, लोला ने क्रिटा को उदास नज़र से देखते हुए फुसफुसाते हुए कहा। जैसा कि आप जानते हैं, एडिर इस जेल में दूसरी बार है और पहली बार वह इस जोन में भी पहुंचा है। तब वे अभी भी साथ थे और क्रिटा ने उसे लड़ने के लिए नहीं और बस इस जोन में इंतजार करने के लिए कहा। एडम ने एडिर की तरफ देखा, फिर क्रिटा की तरफ। ऐसा लग रहा था कि उनके ब्रेकअप की वजह कोई आम वजह नहीं थी, क्योंकि आमतौर पर ब्रेकअप के बाद या तो दोनों या फिर कोई एक अपने एक्स से नफरत करने लगता है। फिर क्रिटा ने अपने नेक्सस का इस्तेमाल करके लड़ाई लड़ी और हार गई। उसी क्षण एडिर ने उससे रिश्ता तोड़ दिया। हालांकि नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, उसने उनके रिश्ते को खत्म कर दिया, लोला ने एडिर की ओर गौर से देखते हुए समझाया। हम बंद कर दिया, इसका क्या मतलब है? एडम ने उलझन में भौहें उठाईं। उसके दिमाग में रिश्ता या तो सक्रिय था या नहीं। लोला ने हैरानी से अपना गाल खुजलाया। उसने कहा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डेट नहीं करेगा जो उसे नेक्सस से हरा न सके। ईमानदारी से कहूं तो मैं क्रिटा को नहीं समझती। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं उसे बहुत पहले ही भूल चुकी होती। तुम फिर से किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे रहना चाह सकती हो जिसने तुम्हारे साथ इस तरह से रिश्ता तोड़ दिया? लोला ने भौहें सिकोड़ीं। उसे स्पष्ट रूप से एडिर की हरकतें पसंद नहीं आईं। एडम ने सोच विचार कर अपनी थोड़ी रगड़ी। फैंटम के बीच का रिश्ता आम इंसानों के बीच के रिश्ते से अलग होना चाहिए था, लेकिन ये किसी भी तरह से एडिर को सही नहीं ठहराता था। इसका कारण क्रिटा था। पफट, तुम क्रिटा के बारे में कुछ नहीं जानते। उनके बगल में एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। अजीब बात यह थी कि यह मेलिसा थी, जो अभी तक एडिर के खिलाफ अपनी लड़ाई से उबर नहीं पाई थी। लोला और एडम ने उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। मेलिसा ने गहरी सांस ली। क्रिटा एक प्रेम रोगी मूर्ख है। एडम और लोला ने इधर उधर देखा, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने सब कुछ ठीक सुना है या नहीं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वह एडिर के साथ वापस आने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बेशक वह शक्तिशाली है, लेकिन क्या उसके पास आत्मसम्मान और गर्व नहीं है? मेलिसा ने क्रिटा को कड़ी नज़र से देखा। कुल मिलाकर इन दोनों के बीच निश्चित रूप से एक असामान्य रिश्ता है, और यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि कौन अधिक पागल है, एडिर जिसने उसकी कमजोरी के कारण उसे छोड़ दिया, या क्रिटा जो उसे जाने नहीं दे सकती। कांपना, कांपना, कांपना। उसी क्षण उनकी मुट्ठियां आपस में टकराईं, जिससे विद्युतीय डिस्चार्ज और नीली लौ के कण निकले। एडिर मुस्कुराया। उसी समय क्रिटा भी पीछे कूद पड़ी। मैं बहुत सह चुकी हूं, अब मैं तुम्हें अपना मन बदलने पर मजबूर करूंगी, क्रिटा ने आक्रामक स्वर में कहा और उसकी आंखें चमक उठीं। उसकी भुजाओं से होते हुए कोहनियों तक बिजली की मोटी मोटी चमक रही थी, जिसमें भयावह विनाशकारी शक्ति थी। एडिर ने कुछ नहीं कहा, उसने बस उसी तरह जवाब दिया, अपने दूसरे आदेश का उपयोग करने की तैयारी करते हुए। नीली लपटें उसके हाथों को घेर रही थीं, जबकि उसकी हथेलियों के बीच एक छोटा गोला दिखाई दे रहा था, जो धीरे धीरे घूम रहा था और आग की धाराओं को अवशोषित कर रहा था, जिससे धीरे धीरे उसकी शक्ति बढ़ रही थी। ठीक है, तैयार हो? एडिर ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ पूछा। क्रिटा ने घातक गंभीरता से चुपचाप सिर हिलाया। पिछली बार जब मैंने तुम्हें नेक्सस के बिना हराया था तो तुम लगभग रो पड़े थे। देखते हैं अब क्या बदलाव होता है। एडिर ने अपनी बाहें फैलाते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। गोला रुक गया, चमक उठा और संचित शक्ति को अग्नि की एक धारा में मुक्त कर दिया। क्रिटा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, अपनी हथेलियों को आपस में टकराया और काली बिजली की इतनी घनी लहर छोड़ी कि वह वास्तव में एक प्लाज्मा थी जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करने की कोशिश कर रही थी। जैसी कि उम्मीद थी, आग की लपटें और बिजली एक दूसरे को चकनाचूर कर गईं, जिससे फर्श पर बर्फ की एक पतली परत जम गई, जो बीच बीच में होने वाले विद्युतीय विस्फोटों के कारण जल्दी ही टूट गई। फिर हालांकि गोला और विद्युत तरंग अभी भी एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे थे, एडिर आगे बढ़ गया, दोनों तत्वों के बीच से गुजरते हुए। इससे उसके शरीर पर कई घाव हो गए, उसका सूट फट गया, लेकिन उसे इससे कोई परेशानी नहीं हुई। क्रिटा की आंखें चौड़ी हो गईं। ये स्पष्ट था कि वह हार मानने को तैयार थी, क्योंकि एडिर की मुट्ठी पहले से ही उसके पेट पर निशाना साध रही थी। हालांकि आखिरी क्षण में उसने बचाव करते हुए उसकी मुट्ठी को रोक दिया, जो किसी कारण से हल्की और कमजोर लग रही थी, मानो एडिर ने ये जानबूझकर किया हो। हाँ, बुरा नहीं है। एडिर ने मुस्कुराते हुए क्रिटा के कंधों को पकड़ा और एक तेज झटके से उसे नीचे गिरा दिया, उसे जमीन पर गिरा दिया। हार मान लो, एडिर ने अहंकार से कहा, उसकी ओर देखते हुए।
ऐसा लग रहा था कि वह कृता को किसी ऐसे परीक्षण से गुजरने के लिए कह रहा था जिसे सिर्फ वही समझता था। कृता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि इस स्थिति में वह कुछ नहीं कर सकती। नहीं, यह अभी खत्म नहीं हुआ है, कृता ने मन ही मन कहा और एडिर के पैरों पर बिजली गिराने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उसका हाथ उसकी गर्दन पर था। एक पल की हरकत कृता का सिर काटने के लिए काफी होती। लेकिन होश, अदिर ने अचानक कृता को अपनी बाहों में उठा लिया, जैसे कोई दूल्हा अपनी दुल्हन को उठा रहा हो, और दर्जनों कैदियों की निगाहों के सामने उसे जल्दी से चूम लिया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके नितंबों को दबाया और अपने पुरस्कार का आनंद लिया। अच्छा, अदिर ने ईमानदारी से मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम एक कायल लड़की नहीं हो, बल्कि एक असली महिला हो जो अपने लक्ष्य के लिए तैयार है। अब हम फिर से एक जोड़ा हैं। कृता ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, उसने केवल कांपती आंखों से अपने होठों को छुआ। उसे समझ में नहीं आ रहा था और न ही उसे विश्वास हो रहा था कि अभी क्या हुआ था। अदिर, खैर, उसके कार्य और तरीके वास्तव में अजीब थे, लेकिन कुछ लोग इसके बारे में पागल थे। लोला की आंखें चौड़ी हो गईं, हालांकि वह अकेली नहीं थी जिसकी ऐसी प्रतिक्रिया थी। कोई उसे दोष नहीं दे सकता था। एडिर ने जो किया वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जैसे कोई कैदी किसी गार्जियन के खिलाफ लड़ रहा हो। हालांकि यह ऐसा भी नहीं था जैसे कोई जोड़ा अपनी समस्याओं को सुलझा रहा हो। अरे, तुम्हें कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छी लड़ाई थी, है न? अदिर ने कृता की ओर देखते हुए मुस्कराते हुए कहा। कृता धीरे धीरे अपने होश में आ रही थी और पहली चीज जो उसने देखी वह थी एडिर का हाथ उसकी गांड पर। ऐसा लग रहा था कि एडिर उसकी दृढ़ता का आनंद लेना बंद नहीं करने वाला था। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? कृता ने लाल चेहरे के साथ अपने हाथ पैर हिलाते हुए कहा। एडिर ने अपनी थोड़ी उठाई, फिर अचानक अपना सिर नीचे किया, लगभग कृता के माथे से टकराते हुए। उसकी संकुचित आंखें सीधे उसके सामने थीं और उसके बालों की युक्तियां उसके गालों पर गिर रही थीं, जैसे कि वह उसके शर्मिंदा चेहरे को नजरों से छिपाने की कोशिश कर रहा हो। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? बस एक शब्द कहो और मैं अभी रुक जाऊंगा और तुम्हें जमीन पर गिरा भी दूंगा। तुम्हें पता है, मैं अपने साथी की इच्छाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है न? एडिर ने चालाकी से फुसफुसाते हुए कहा। दरअसल एडिर झूठ नहीं बोल रहा था। कृता के लिए उसे ऐसा करने से रोकने के लिए कहना ही काफी था, लेकिन कृता ने बस एक तरफ मुड़कर कहा, बस मुझे गेट के बाहर ले चलो, बस इतना ही। ये गड़बड़ करना बंद करो। तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हो। जैसी तुम्हारी मर्जी राजकुमारी, एडिर ने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे कृता और भी ज्यादा शर्मा गई। एडिर के अलावा किसी ने भी उसे इस तरह से संबोधित नहीं किया था और वह अच्छी तरह से जानता था कि यह उसकी कमजोरी थी। हालांकि उसे जाने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि वहां कोई और भी था जो इस जोन में जाना चाहता था। मेरे प्रिय मित्र के साथ रहो। अरे, तुम्हें कितना समय चाहिए? एडिर ने पलटकर एडम से कहा, जो उसे गौर से देख रहा था। एडम ने उसे घूरकर देखा और केवल एक उंगली से इशारा किया, फिर आत्मविश्वास से पहला कैदी जो उसे दिखाई दिया उसकी ओर बढ़ गया। कदम, एडम के कदम के पास की जमीन हिल गई, जिससे उसका अगला शिकार भी कांप उठा। यह इस जोन का एक नियमित कैदी था जो कॉकटेल हाथ में लेकर लड़ाई देख रहा था। रुको, अपना समय लो, मैं आत्मसमर्पण करता हूं, तुम अपना सेल ले सकते हो। आदमी ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। उसे लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी, खासकर तब जब जीतने की संभावना बहुत कम थी। एडम ने अपना कार्ड देखा, सिर हिलाया और अंधेरे गेट की ओर चल दिया। लोला ने पीछे मुड़कर देखा और जल्दी से उसके पीछे चली गई। वह एफ जोन से एडम के साथ थी और वह अंत तक जाने वाली थी क्योंकि फाइनल करीब था। उसी क्षण अखाड़े का मंच ऊपर उठा और एडिर को कृता को अपनी बाहों में उठाए हुए देखा। जब वे गेट पर पहुंचे तो उसने उसे जमीन पर उतारा। उम्मीद है उसे भी आगे बढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी, है ना? एडिर ने एडम की ओर इशारा करते हुए पूछा। कृता ने उसे कठोर और ठंडी नज़र से देखा, जिस तरह से उसने एडिर को देखा था। भले ही तुम इसके लिए कह रहे हो, मैं नियमों के खिलाफ नहीं जा सकता। हालांकि मैं दूसरे तरीकों से निर्णय दे सकता हूं। तुम अपनी आभा को छोड़ो, लेकिन आत्मा के बिना बस अपनी शुद्ध शक्ति दिखाओ। कृता ने एडम की ओर इशारा करते हुए धमकी भरे अंदाज में कहा। ठीक है, एडम ने शांत चेहरे से सिर हिलाया। वह कृता के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता था, खासकर अतिरिक्त परिस्थितियों के बारे में जानने के बाद। अगर वह अपनी आभा को आसानी से छोड़कर आगे निकल सकता था तो ये बहुत बड़ी बात थी। कांपना, कांपना, कांपना। उसी क्षण एडम के शरीर से एक खतरनाक आभा निकलने लगी, जैसे कोई श्वेत गर्म ज्वाला अपने आसपास की हर चीज को भस्म कर देना चाहती हो। कृता ने भी अपनी आभा छोड़ी, जो बिजली की तरह गहरी और तेज थी। दोनों आभाएं आपस में टकराईं और धीरे धीरे एडम की आभा ने कृता की आभा को अपने में समाहित कर लिया, जिससे उस पर गंभीर दबाव पड़ा। जब तक अदिर ने अपना हाथ नहीं घुमाया, काले और सफेद आभा को नीले रंग से छिड़क दिया। अरे, इतना काफी था, है न? अदिर ने धूर्त मुस्कान के साथ पूछा। कृता ने अनिश्चितता से सिर हिलाया।
वह इसे दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि एडम की आभा इतनी मजबूत होगी। ठीक है, तो हम चलते हैं। अदिर ने अपना हाथ हिलाया और उस अंधेरे गेट की ओर बढ़ गया जो पहले ही खुल चुका था। कृता कुछ कहना चाहती थी लेकिन अपनी डरपोक प्रवृत्ति के कारण झिझक रही थी और एडिर ने उसे पीटा। मैं जल्द ही यहाँ से चला जाऊंगा और हम उसी दिन डेट पर जा रहे हैं। क्या तुम मेरी बात समझ रही हो? अदिर ने उसे गौर से देखते हुए कहा। कृता ने कुछ बार जल्दी से सिर हिलाया, मानो अगर उसने ऐसा नहीं किया तो यह अवसर हाथ से निकल जाएगा। और इस कूड़े के ढेर को अभी छोड़ दो, अदिर ने अपने सिर के पीछे खुजलाते हुए कहा। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मिशन पर जा सकते हो। कृता की आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं क्योंकि एडिर ने पहले कभी उसे डेडलैंड्स में मिशन पर साथ नहीं ले जाना चाहा था। उसका तर्क बहुत सरल था, कृता बहुत कमज़ोर थी और वह उसकी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। अभी तक किसी को यह नहीं पता था, लेकिन कृता को अपना त्यागपत्र लिखने में कुछ घंटे भी नहीं लगे। अब उसके पास यहाँ होने और डेडलैंड्स में न होने का कोई कारण नहीं था। कदम 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 एडम, लोला और एडिर एस जोन की ओर जा रहे थे, जहां पहुंचने के लिए एक लंबी लेकिन बहुत ऊंची सीढ़ी नहीं थी। एस जोन फॉल हिल जेल का सबसे ऊंचा स्थान था। मुख्य भवन को छोड़कर यदि कोई वहां पहुंच जाता तो जेल से सुरक्षित बाहर निकल सकता था, लेकिन वहां पहुंचने के लिए एस जोन से होकर गुजरना पड़ता था। तुम दोनों का रिश्ता बहुत ही असामान्य लगता है न? एडम ने एडिर की ओर देखते हुए पूछा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, अदिर ने अपने हाथों को सिर के पीछे रखते हुए आराम से कहा। एडम ने असमंजस में भौहें उठाईं। अदिर ने गहरी सांस ली। एडम, हर रिश्ता अनोखा होता है और उसमें बारीकियां होती हैं, खासकर अगर यह फैंटम के बीच का रिश्ता हो और खासकर तब जब आपके रिश्ते में एक कैदी हो और दूसरा संरक्षक। मैं कृता के बारे में पहले पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था क्योंकि वह हमेशा बीच में ही हार मान लेती थी। अदिर ने गहरी निगाह से बात जारी रखी। ये स्पष्ट था कि यह वास्तव में उसके लिए महत्वपूर्ण था। वह हमेशा हमारे साथ मिशन पर जाना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि उसके जैसे रवैये के कारण देर सवेर हम पर त्रासदी आ ही जाएगी। मैं अपने किसी करीबी को खोने के लिए तैयार नहीं हूँ, आप जानते हैं। मैं अपमान और अपमान के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी को जीवित रखने के लिए भी तैयार हूँ। यह एक ऐसी कीमत है जो चुकाने लायक है। एडम ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ सहमति में सिर हिलाया। हालांकि उसे पूरी तरह से समझ नहीं आया कि एडिर किस बारे में बात कर रहा था। उसे पूरी तरह से समझने के लिए या तो समय चाहिए था या फिर उसके स्थान पर होना चाहिए था। एडिर और कृता दोनों ही उससे उम्र में कुछ बड़े थे और उन क्षेत्रों में अधिक अनुभव रखते थे जिनमें एडम पुनर्तः नौसिखिया था। लोला, तो एस जोन में हमारे लिए क्या रखा है? एडम ने पूछा। क्या कोई गार्जियन है जिसे हमें हराना है? लोला ने गहरी सांस ली और अपनी नज़रें फर्श पर टिका दीं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, कृता सबसे शक्तिशाली संरक्षक है, उसके अलावा इस जेल में कोई अन्य संरक्षक नहीं है। लोला ने बड़बड़ाते हुए कहा। हमें वार्डन को हराना होगा, एडिर ने तीखी आवाज में कहा, लोला के इस बात का जिक्र किए बिना। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन ये प्रागो है, वह एक K2 फैंटम है। एडम ने अपना हाथ हिलाया, यह महसूस करते हुए कि उनकी संभावना कितनी कम थी। हाँ, इसीलिए हम अब से एक सप्ताह तक यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। अदिर ने गहरी सांस ली। उसे याद आया कि पिछली बार प्रागो ने उसे कैसे पीटा था। हर बार जब कोई कैदी अगले जोन में जाता था तो उसकी सज़ा 20% कम हो जाती थी। ये नियम बिना किसी अपवाद के तब तक काम करता था जब तक कैदी एस जोन में नहीं पहुंच जाता। फिर मूल सज़ा को घटाकर 1 सप्ताह कर दिया जाता था, चाहे मूल सज़ा कितनी भी लंबी क्यों न हो। वास्तव में कुछ हद तक यह एक पुनर्तः प्रतीकात्मक काल था, क्योंकि एस जोन की स्थितियां जेल से अधिक 5 सितारा रिजॉर्ट जैसी थीं। लेकिन जो लोग एस जोन में पहुंचने में कामयाब रहे, उन्हें निजी रसोइयों, मालिश जैसी सेवाओं और विभिन्न मनोरंजन की ज़रूरत नहीं थी। वे ये सब अपने आप पा सकते थे। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उन्हें बस अपनी आज़ादी की चिंता थी। हालांकि ऐसा करने के लिए एक कैदी को प्रागो को हराना होगा और यह एक असंभव कार्य प्रतीत होता है। प्रागो एक K2 फैंटम था, उसके कौशल के बावजूद स्तर में साधारण अंतर ही K1 फैंटम्स के लिए उसके खिलाफ खड़े होने का मौका न देने के लिए पर्याप्त था। क्या हमें प्रागो के खिलाफ केवल एक बनाम एक ही लड़ना होगा? एडम ने लोला की ओर एक नज़र डालते हुए पूछा। लोला ने अपना सिर हिलाया। आप उसे अकेले चुनौती दे सकते हैं, लेकिन यदि आप नियमों का पालन करते हैं तो एक बार में 3 कैदी प्रागो से लड़ सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसे समय भी आए हैं जब अधिक कैदियों ने हमला किया, लेकिन तब अन्य संरक्षक बचाव के लिए आ गए और फिर प्रागो व्यक्तिगत रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति का जीवन कठिन बना देता जो नियम तोड़ता। एडम ने सिर हिलाया। मैं समझ गया, तो ये केवल 3 बनाम 1 है। खैर, हमारे पास पहले से ही 2 हैं, है न? एडम ने एडिर की ओर देखा, जिसने हैरान चेहरे से एडम को देखा और खुद की ओर इशारा किया। अरे, मैं पहले ही प्रागो के खिलाफ लड़ चुका हूं और यह एक बहुत बुरा विचार था। क्या तुम चाहते हो कि मैं फिर से पिटूं?
चलो हम बस एक सप्ताह इंतजार कर सकते हैं, कॉकटेल पी सकते हैं और फिल्में देख सकते हैं। 7 दिन तेजी से बीत जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एडिर ने सुझाव दिया। उसे स्पष्ट रूप से लगा कि यह एक बुरा विचार था। एडम मुस्कुराया। क्या कोई सचमुच डरता है? आपके पास फायदा है, आप उससे पहले भी लड़ चुके हैं, इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि वह क्या करने में सक्षम है। एडिर ने आंखें सिकोड़ लीं, कुछ नहीं बोला। ऐसा लग रहा था कि वह इस बारे में सोचने लगा था, लेकिन वह अभी एडम के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। इसके अलावा प्रागो से लड़ते समय आपको शायद कुछ अजीब महसूस हुआ होगा। अदिर ने उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। एडम ने आह भरते हुए कहा, कुछ मायनों में प्रागो और नाराटा समान हैं। भले ही प्रागो ने मुझ पर केवल 2 बार हमला किया, लेकिन यह एहसास करने के लिए पर्याप्त था कि उसके पास युद्ध के अनुभव की स्पष्ट कमी है। अदिर की आंखें चौड़ी हो गईं। एडम ने आगे कहा, मुझे उस समय इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन नाराटा के साथ लड़ाई के बाद आखिरकार मुझे इसका एहसास हुआ। मुझे लगता है कि अगर हमें इस जोन में अपने स्तर का कोई मिल जाए तो हमारे पास कम से कम एक मौका तो होगा। अदिर कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसके मुंह के कोने ऊपर उठ गए और उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कुराहट उभर आई। ठीक है, लेकिन हमें इसमें केवल एक ही मौका मिलेगा। अगर हम असफल हो गए तो हम यहाँ से निकलने से पहले सप्ताह के अंत तक इंतजार करेंगे। एडम संतुष्ट होकर मुस्कुराया। लोला ने एडम और एडिर को बारी बारी से देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वे गंभीर थे। हालांकि उनका काम असंभव नहीं था। बेशक K2 फैंटम K1 फैंटम से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन अंतर अनंत नहीं था। अगर उनका लक्ष्य सेकंड रैंक फैंटम था तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके कितने सहयोगी हैं। यहाँ तक कि 1000 K1 फैंटम भी सेकंड रैंक फैंटम के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। यह ऐसा होगा जैसे नॉर्थ कीपर को बिना हथियारों के आम लोगों की ताकत से हराने की कोशिश करना। यहाँ तक कि 10,000 भी काफ़ी नहीं होंगे। लेकिन एडम और एडिर, हालांकि वे K1 फैंटम थे, सीमा पर थे और जल्द ही K2 फैंटम बनने वाले थे। उनमें से प्रत्येक को बस कुछ ही कदम उठाने थे, ज़्यादातर रास्ता पहले ही उनके पीछे था। इसके अलावा उनका युद्ध अनुभव और कौशल श्रेष्ठ था, और यदि उनके पास वही सहयोगी होता तो अपेक्षाकृत कमजोर K2 फैंटम के विरुद्ध उनके पास जीतने का मौका होता। एडम को इस बात में कोई संदेह नहीं था कि प्रागो की ताकत अन्य के 2 फैंटम की तुलना में औसत से कम थी। उसे इस बात का यकीन तब हुआ जब वह पुलिस स्टेशन में ट्रॉन से मिला। शांत अवस्था में भी उनकी आभा में अंतर स्पष्ट था। कदम कदम कदम। वे प्रवेश द्वार पर पहुंचे और एस जोन में प्रवेश कर गए। ए जोन के विपरीत यहाँ केवल 6 कैदी थे। एडम और एडिर को ध्यान में रखते हुए अब 8 थे। उनमें से ज्यादातर कुछ दिनों में या कल ही बाहर आ जाएंगे, इसलिए माहौल शांत था, यहाँ तक कि बहुत ज्यादा शांत भी। बोरियत सचमुच हवा में तैर रही थी। एस जोन में ए जोन से ज्यादा सेवा और मनोरंजन था, लेकिन फैंटम ने शायद ही इसका इस्तेमाल किया। ज्यादातर लोग आलीशान सोफे पर बैठकर देखते या पढ़ते रहते थे। ठीक है, अगर हम हार गए तो हम बाकी हफ्ते ऐसे ही बिताएंगे। इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन कोई भी विलासिता आज़ादी से ज्यादा कीमती नहीं है, है ना? एडिर ने एस जोन के अंत में बने साधारण दरवाजे की ओर देखते हुए आह भरी। ये दूसरे स्टाफ दरवाजों की तरह ही था, क्योंकि अगर कोई इससे होकर जाता तो बाहर जा सकता था। जैसे ही कोई कैदी जेल से बाहर निकलता वह आज़ाद हो जाता था, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि यह उसकी सज़ा खत्म होने के बाद हुआ है या पहले। तो क्या तुम उनमें से किसी को जानते हो? एडम ने 6 कैदियों की ओर इशारा करते हुए पूछा। अदिर ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ये पहली बार है जब मैंने उन सभी को देखा है, लेकिन मुझे पता है कि हमें किसकी ज़रूरत है। एडिर ने उंगली उठाते हुए आत्मविश्वास से कहा। एडम ने उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। समर्थन। एडिर ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए, मैं समझता हूं कि हम दोनों के पास बचाव या उपचार कौशल नहीं है ना? एडम ने सिर हिलाया। उसकी क्षमताएं पूरी तरह से हमले पर केंद्रित थीं। केवल अपने नेक्सस के साथ वह कुछ हद तक खुद का बचाव कर सकता था, लेकिन सोल क्राई एक अक्षमता थी जो किसी प्रकार की ढाल या अवरोध की तुलना में विरोधियों को रोकने के लिए थी। अच्छा, अब तुम्हें पता चल गया कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो हमें और भी मजबूत बनाए और हमें K2 स्तर के और भी करीब ले जाए। इसके अलावा अगर हमारे भावी सहयोगी के पास कुछ उपचार है तो यह वाकई एक जैकपॉट है। एडिर ने उत्साहित भाव से कहा। ... एडम और एडिर ने अगला 1 घंटा उपयुक्त सहयोगी खोजने में बिताया, लेकिन 6 में से 3 से बात करने के बाद उन्हें केवल निराशा ही मिली। वह तो केवल आधा था, इसलिए हमारे पास अभी भी मौका है ना? अदिर ने बुदबुदाया। उसे अपनी बात पर विश्वास नहीं हुआ। जरूर, हालांकि हम जल्द या बाद में भाग्यशाली होंगे। हम इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि हमारे पास बहुत कम विकल्प हैं। एडम ने स्थिति की जटिलता को समझते हुए गहरी सांस ली। बाम! अचानक सोडा का एक कैन एडम की ओर उछला। उसने बिना एक बूंद भी जमीन पर गिराए उसे पकड़ लिया। अरे, तुम दोनों बेवकूफ! सबको परेशान करना बंद करो।
लंबे घने हरे बालों वाली एक लड़की ने बहुत चिढ़कर कहा। अदिर ने भौहें सिकोड़ी। आप कौन हैं? हम अभी तक आप तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है। लड़की ने चमड़े के सोफे पर नंगे पैर रखते हुए मुस्कुराया। उसका शरीर एक असामान्य सफ़ेद पोशाक से ढका हुआ था, ढीला और मजबूत, जो उसकी हरकतों को बाधित नहीं कर रहा था। मेरा नाम कायला है और तुम दोनों मुझे परेशान कर रहे हो। तुम्हें यहाँ कोई मूर्ख नहीं मिलेगा जो प्रागो से लड़ना चाहता हो। एडम आगे बढ़ा और उसे गौर से देखने लगा। लेकिन आप बस इंतज़ार कर सकते थे और नहीं कह सकते थे, लेकिन इसके बजाय आपने पहले बोलने का फैसला किया। इंतज़ार करते करते थक गए हैं, है न? एडम ने शांति से कहा। कायला ने अपने होंठ काटे। ओह, क्या अविश्वसनीय निष्कर्ष है। शायद तुम्हें जासूसी का काम करना चाहिए था, कायला ने मजाक करते हुए कहा। क्या आप हमारी मदद करेंगे या नहीं? अदिर ने चिढ़कर अपना हाथ हिलाया। कायला ने आंखें सिकोड़ते हुए मुस्कुरा दिया। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या पेशकश करने को तैयार हैं। और तुम क्या चाहती हो? अदिर ने चिढ़कर गुर्राते हुए उसे गौर से देखा। पैसा, कलाकृतियाँ। कायला ने चेहरे पर धूर्त मुस्कान लाते हुए अपनी छोटी उंगली को काट लिया। हाँ, तुम्हें लगता है कि मैं अपने दम पर पैसे कमाने में असमर्थ हूँ। इसके अलावा मुझे अभी कलाकृतियों की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ ऐसा खरीदना चाहता हूँ जो आमतौर पर पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। एडम ने पूछा। वह क्या है? इस जोन में आपको लगभग कुछ भी मिल सकता है। आप हम दोनों से आखिर क्या चाहते हैं? कायला एक क्षण के लिए रुकी और फिर अपने नंगे पैरों की ओर इशारा किया। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों के वन फैंटम्स मुझे पैरों की मालिश दो, कायला ने जोर से कहा। कमबख्त बुटपस्त, मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, अदिर ने बड़े चेहरे के भाव के साथ कहा। मुझसे ऐसा करने की उम्मीद भी मत करो, न ही एडम से। कायला ने दूसरी ओर देखा। उसे स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि एडिर इतनी जल्दी पीछे हट जाएगा। फटफट, फिर एक और बेवकूफ़ ढूंढो जो तुम्हारे साथ के टू फैंटम के खिलाफ लड़ने के लिए सहमत हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, एडम ने विश्वास से कहा। कायला तेजी से मुड़ी और एडिर की आंखें चौड़ी हो गईं। एडम ने कायला के पैरों पर एक नज़र डाली। मैं 1 मिनट भी जेल में नहीं रहना चाहता। इसके अलावा 3 दिन बाद मेरी एक महत्वपूर्ण नियुक्ति है, इसलिए मैं एक और सप्ताह बर्बाद नहीं कर सकता। अगर अपने पैरों की मालिश करना आज़ादी के बराबर है तो ये सबसे अच्छा सौदा है। कायला और एडिर ने एडम को हैरानी से देखा। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इस तरह के उपहासपूर्ण अनुरोध के बारे में इतना गंभीर होगा। एडम ने आगे कहा, और भी, मैं यह नहीं कह सकता कि मुझे इसे घृणा होगी। आप निश्चित रूप से अपने पैरों का ख्याल रखते हैं। वे सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार द्वारा खुरचकर बनाए गए जेड जैसे चिकने होते हैं। फिर एडम ने खुद को नीचे किया, लेकिन इससे पहले कि उसके हाथ कायला के पैरों को छू पाते, उसने अपने पैरों को पीछे खींच लिया और उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। क्या कुछ गड़बड़ है? एडम ने असमंजस में भौहें उठाईं। बेवकूफ़, उसके बाद मेरी सारी इच्छाएं खत्म हो गईं। क्या तुम्हें वाकई इतनी गंभीर मुद्रा में ये बातें कहनी थीं? कायला ने दूसरी ओर देखते हुए बुदबुदाया। फिर उसने बेपरवाही से अपना हाथ हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर मैं कल यहाँ से निकल सकूं तो यह मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। इससे मेरी जिंदगी के 5 दिन बच जाएंगे। एडम और एडिर ने नज़रें घुमाईं, सिर हिलाया और मुस्कुराए। उन्होंने शायद यह उम्मीद नहीं की होगी कि ऐसा होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे लक्ष्य हासिल करने में सफल रहे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुमने बिना किसी कारण के हम पर सोडा नहीं फेंका होगा। तुम्हारे पास सही योग्यताएं हैं, है न? एडिर ने मुस्कुराते हुए कहा। कायला ने अहंकार से अपनी थोड़ी उठाई। ज़रूर, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसलिए मैं अपना काम करूंगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे इस बात की चिंता होती कि तुम मेरे साथ रह पाओगे या नहीं। मैं सिर्फ सबसे अच्छे लोगों के साथ काम करता हूँ। अदिर कुछ कहना चाहता था, लेकिन एडम ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। रुको, पहले मैं प्रागो की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में जानना चाहता हूँ, फिर हम में से प्रत्येक क्या करने में सक्षम है, इसके बारे में विस्तार से जानना चाहता हूँ। हम एक योजना तैयार करेंगे, थोड़ा आराम करेंगे और कल उसे लड़ाई के लिए चुनौती देंगे, एडम ने सुझाव दिया। कायला और एडिर ने एक दूसरे की तरफ देखा और सोच समझकर सिर हिलाया। उनके पास मना करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि एडम की योजना सरल, प्रभावी और स्पष्ट थी। इस प्रकार उस क्षण से लेकर अगली सुबह तक संभवतः उनकी सबसे कठिन लड़ाई की तैयारी जारी रही। जैसा कि एडम और एडिर ने उम्मीद की थी, कायला के पास वे सारी क्षमताएं थीं जिनकी उन्हें ज़रूरत थी। इसके अलावा उसकी कलाकृति में एक शक्तिशाली सक्रिय विशेषता थी। कुल मिलाकर उसके पास 3 क्षमताएं थीं। निश्चित रूप से यदि उनके पास नेक्सस होता तो उनकी जीत और क्षमताओं की संभावना बहुत अधिक होती, लेकिन उन्हें स्थिति के अनुसार कार्य करना पड़ता। अन्य कैदियों में से किसी को भी प्रागो से लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन वे एडम, एडिर और कायला को जिज्ञासा से देखते रहे। इस जोन में कैदियों को यह स्पष्ट था कि प्रागो को हराना संभव था, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी आसान नहीं था।
सफलता की संभावना लगभग 10% थी, और वह भी तब जब एडम, एडिर और कायला ने सब कुछ सही किया और उनकी किस्मत अच्छी रही। 10%? सही। एडम ने आईने के सामने अपना चेहरा धोते हुए पूछा। हाँ, वे आमतौर पर ऐसा ही कुछ कहते हैं, एडिर ने हाथ हिलाते हुए जवाब दिया। वह सोफे पर आराम से बैठा हुआ था और कार्मेलो पॉपकॉर्न खा रहा था। यह सटीक जानकारी नहीं है, कायला ने कहा, प्रत्येक शब्द के बाद सांस लेते हुए, क्योंकि वह सक्रिय रूप से व्यायाम कर रही थी। एडिर ने उसकी ओर हैरानी भरी नज़र से देखा। ये कहने के लिए कि जीतने की 10% संभावना है, आपको मोटे तौर पर सटीक परिणाम के लिए कम से कम 10 मुकाबलों की आवश्यकता है, अधिमानतः 100। हमारे पास कोई आंकड़े नहीं हैं, पिछले मुकाबलों और उनकी संख्या का कोई रिकॉर्ड नहीं है, या वास्तव में प्रागो के खिलाफ किसने और कैसे लड़ाई लड़ी। कायला ने अपने वर्कआउट से खुद को विचलित किए बिना जवाब दिया। एडम ने सिर हिलाया। हाँ, ये बात तो सही है। किसी भी तरह हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। ऐसा नहीं है कि हारने पर हम बहुत कुछ खो देंगे, लेकिन जीतना बहुत बेहतर होगा। एडम ने अपना चेहरा पोंछते हुए और वार्म अप करते हुए कहा। एडिर ने कायला पर एक नज़र डाली। अरे, तुम हमसे 1 घंटा पहले उठ गए और तुम अभी भी 1 मिनट के लिए नहीं रुके। ब्रेक का समय है, क्या तुम्हें इस बारे में नहीं लगता? मुझे पूरी तरह से सावधान रहना होगा। मैं अपने शरीर को कुछ गंभीर तनाव में डालने जा रही हूँ, और थोड़ा व्यायाम मुझे इससे निपटने में मदद करेगा। कायला ने तुरंत जवाब दिया। कदम कदम कदम। एडम दरवाजे की ओर चला गया। ठीक है, मैं 10 मिनट में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। पहले से ही लड़ाई चल रही है। एडम ने बिना पीछे मुड़े अपना हाथ थोड़ा हिलाया। एडिर ने कंधे उचकाए, डिब्बा तिरछा किया और बचे हुए पॉपकॉर्न को अपने मुंह में डाल लिया। उसने जल्दी से उसे चबाया, डिब्बा एक तरफ फेंक दिया और आंखों में आग लिए एडम के पीछे चल दिया। कायला रुकी, गहरी सांस ली और अपने हाथों को देखा। उसके पैरों के विपरीत उसकी हथेलियां छोटे छोटे निशानों से ढकी हुई थीं। बेशक वह किसी कुशल डॉक्टर की मदद से उन निशानों को आसानी से हटा सकती थी, लेकिन कई प्रेत महत्वपूर्ण यादों के रूप में निशान छोड़ गए। किसी निशान को देखना ही काफ़ी था और अतीत के टुकड़े तुरंत उसकी यादों में उभर आते, चाहे वह कितने भी समय पहले हुआ हो। यादें बुरी या अच्छी हो सकती हैं, लेकिन वे सभी किसी खास व्यक्ति के इतिहास का हिस्सा थीं। चाहे आप कितनी भी ऊंची उड़ान भर लें, आप यह नहीं भूल सकते कि आप कैसे रेंगते थे और अपने पंख पाने के लिए आपको क्या क्या सहना पड़ा था। ठीक है, मैं इसे संभाल सकती हूँ, कायला फुसफुसाई, अपने हाथ मुट्ठी में बंद किए और एडिर के पीछे चली गई। जल्द ही वे हॉल के बीच में पहुंच गए। अजीब बात यह थी कि वह पहले से ही खाली था। जाहिर है, जेल कर्मचारियों को प्रागो को चुनौती देने की उनकी योजना के बारे में पता चल गया था, इसलिए रात भर उन्होंने एस जोन के हॉल को लड़ाई के लिए तैयार कर दिया था और इसे एक उचित क्षेत्र में बदल दिया था। एडम अपने कंगन का उपयोग करके प्रागो को लड़ाई के लिए चुनौती देने वाला था, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। क्रैकल, दरवाज़ा खुला, छोटे काले बाल और नीली आंखों वाले एक लंबे आदमी की छवि सामने आई। एक लंबे नीले कोट ने उसके शरीर को ढक रखा था, जिस पर एक स्पष्ट 6 पंखुड़ियों वाला फूल का प्रतीक बना हुआ था। आखिरकार, आप सिर्फ 3 दिनों में यहाँ पहुँचने में कामयाब हो गए, प्रागो ने धमकी भरे लहजे में कहा। बहुत बढ़िया। हालांकि डेडलैंड्स में आपके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एडम आगे बढ़ा और अपनी आभा बिखेरने लगा। ओह, तो तुम्हें अंततः मेरे बारे में पता चल ही गया। जितना मैंने सोचा था उससे अधिक समय तुम्हें लग गया। आप एक K1 फैंटम के लिए बहुत घमंडी व्यवहार कर रहे हैं, प्रागो ने अपनी नीली आभा छोड़ते हुए कहा। एडम का आभामंडल तुरंत ही टूट गया। वह उस दबाव को झेलने के लिए संघर्ष कर रहा था जो जल्द ही उसे अंदर से बाहर तक फाड़ने वाला था। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। कांपना कांपना कांपना। एडिर और कायला ने तुरंत अपनी हरी और नीली आभा छोड़ी। वे गोले की तरह आगे बढ़े, प्रागो की डरावनी आभा को दूर धकेला और एडम की आभा को ठीक होने दिया। फिर 3 आभाएं, सफ़ेद, हरा और नीला, प्रागो की नीली आभा से टकराईं। एडम, एडिर और कायला, उन तीनों के पास भी प्रागो को दबाने और उसे उस तरह से घायल करने की पर्याप्त ताकत नहीं थी, लेकिन उन्होंने अविश्वसनीय कार्य किया। वे प्रागो की आभा को रोकने में सक्षम थे। अच्छा, लगता है कि हमारे लिए कुछ दिलचस्प होने वाला है, कैदियों में से एक ने आंखें फाड़कर कहा। कैदी के आश्चर्य का कारण बहुत सरल था। तथ्य यह है कि वे प्रागो की आभा को रोकने में सक्षम थे। इसका मतलब था कि उनकी आभा शक्ति में लगभग बराबर थी। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि एडम, एडिर और कायला प्रागो की शक्ति के बराबर थे, केवल एक लड़ाई ही ये दिखा सकती थी। हालांकि वे अब प्रागो की आभा से डर नहीं सकते थे, कम से कम तब तक नहीं जब तक वे इच्छाशक्ति का उपयोग करने के बिंदु पर नहीं पहुंच गए। एडम मुस्कुराया। अब उसे जीतने की इच्छा ही नहीं, बल्कि जीतने का सच्चा भरोसा था। हालांकि अभी और भी कुछ होना बाकी था। आभाओं का टकराव तो वास्तविक लड़ाई से पहले की एक प्रस्तावना मात्र था। तुम आज हारने वाले हो और मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं।
हम यहाँ से ऐसे ही नहीं चले जाएंगे, हमारी लड़ाई के बाद तुम कुछ समय तक अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाओगे। यहाँ फैंटम्स से तुमने जो समय लिया है उसमें बहुत से लोग मारे गए हैं। इसके लिए सिर्फ तुम और तुम्हारा अहंकार ही जिम्मेदार है, एडम ने कड़ी नज़र से देखते हुए धमकी भरे अंदाज में कहा। प्रागो ने भौहें से कुर्नी लेकिन कुछ नहीं कहा, उसने बस अपना हाथ ऊपर उठाया जैसे कि वह कुछ अपेक्षा कर रहा हो। उसी समय छत में एक रास्ता खुला और एक विशाल काले केस वाला ड्रोन प्रागो की ओर उड़ता हुआ आया। एडम, एडिर और कायला सतर्क थे। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए था कि वे सिर्फ K2 फैंटम से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि एक K2 फैंटम से लड़ रहे थे जिसमें नेक्सस था, जबकि वे उस विशेषाधिकार से वंचित थे। क्रैकल, प्रागो ने जब बक्सा खोला तो उसमें एक लंबा परशु था जिसकी मूठ काले रंग की थी तथा एक गहरे नीले रंग का ब्लेड था जिसके दोनों ओर दो छोटे छोटे कांटे लगे हुए थे। वोश! प्रागो ने परशु को घुमाया जिससे हवा का बहाव हुआ और जमीन पर एक लंबा कट लग गया। चलो, हमला करो, तुम सब एक साथ। ये पहली बार नहीं होगा जब मैंने तुम जैसे घमंडी बच्चों को वश में किया है, खास तौर पर तुम पर। प्रागो ने अपना फरसा एडम की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी कहानी में कुछ गड़बड़ है। तुम्हें पीटकर पता लगाना दिलचस्प होगा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। देरी के लिए मुझे खेद है, कुछ ही घंटों में एक और बड़ा अध्याय आने वाला है। मुझे आशा है आप इसका आनंद ले रहे होंगे। तनाव तेजी से बढ़ा जबकि चारों आभाएं शांत हो गईं और फिर पूरी तरह से गायब हो गईं। अभी आभाओं की कोई ज़रूरत नहीं थी, जिसका मतलब था अब अमूर्त शक्ति से ज़्यादा ठोस चीज़ की ज़रूरत थी। एडम और अदिर अपने प्रथम आदेशों का उपयोग करते हुए एक साथ आगे बढ़े। चांदी के धागों से एडम का दाहिना हाथ सुई और दस्ताने में बदल गया, उसने दूसरी पकड़ का इस्तेमाल किया। वोश! नीली और ठंडी प्राचीन बर्फ की लपटें अदिर की हथेलियों को ढांक रही थीं और उनके कण उसकी पन्ने जैसी आंखों के सामने से गुजर रहे थे। जैसा कि उन्होंने योजना बनाई थी, एडम और एडिर अग्रिम मोर्चे पर होंगे और एकमात्र हमलावर होंगे। बेशक कायला लड़ सकती थी, लेकिन केवल अपनी शारीरिक शक्ति, मुट्ठी या लात का उपयोग करके। उसकी क्षमताओं के अन्य उद्देश्य थे। क्रैकल, कायला ने अपने हाथ को कसकर मुट्ठी में बांध लिया और उसकी आंखें हरे प्रकाश से चमक उठीं। वह अपना दूसरा आदेश प्रयोग कर रही थी। उसकी मुट्ठी से कांटेदार बेलें निकलीं, जिससे उसकी हथेलियों पर खरोंचें पड़ गईं और खून की लाल धारें बहने लगीं, जो जल्द ही बूंदों के रूप में जमीन पर गिरने लगीं। इसके बावजूद ये कायला के लिए बहुत ज़्यादा दर्द नहीं था। ये भी न भूलें कि K1 फैंटम की त्वचा को बहुत तेज चाकू से भी नहीं छेदा जा सकता था और स्पाइक्स आसानी से इससे निपट सकते थे। क्रैकल, कायला ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली, जिससे जड़ टूट गई और हथेली घायल हो गई, और एडम और एडिर की छाती पर कुछ दिखाई दिया, दाहिनी ओर, जहां हृदय था। बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। कायला ने नहीं कहा कि यह उसके लिए इतना दर्दनाक होगा, लेकिन ये सबसे अच्छा है। वह जीतने के लिए दृढ़ है। एडम ने 3 हरी पंखुड़ियों वाले असामान्य फूल को देखकर मन ही मन मुस्कुराया। वोश! इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, पंखुड़ियां मुड़ गईं और उनकी नुकीली नोकें उसकी छाती में घुस गईं और उसकी त्वचा को छेदती हुई अंदर चली गईं। ओह, उसने मुझे इसके बारे में चेतावनी नहीं दी थी। एडम ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, हालांकि दर्द बहुत तेज नहीं था, बल्कि मोटी सुई की चुभन जैसा था। फिर एक स्पंदन पंखुड़ियों के माध्यम से चला गया जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया, फिर एक और, जिसने एडम के शरीर को नई शक्ति से भर दिया। उसने खुद को हल्का और मजबूत महसूस किया। कुल मिलाकर उसके शारीरिक मापदंड एक स्तर ऊपर चले गए। बुरा नहीं है न? एडिर ने मुस्कुराते हुए अपनी मुट्ठी कस ली और एडम की ओर देखा। एडम ने सिर हिलाया। हाँ, एडम ने कैटरिन को याद करते हुए कहा। उसके पास भी कुछ ऐसी ही क्षमता थी, लेकिन कायला की क्षमता उससे कहीं ज्यादा थी। अरे, क्या तुम्हारा काम हो गया? प्रागो ने शांत भाव से, अहंकारी भाव से पूछा। वोश! उसने अपना हलबट घुमाया, हथियार को कंधे पर टिकाया, अहंकार से एडम और एडिर की तरफ देखा। प्रागो को परवाह नहीं थी कि इससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं। उसने K1 फैंटम्स को बराबर प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं देखा। हालांकि उसने इसे छिपाने की कोशिश की। कायला ने देखा कि प्रागो तब चौंक गया जब उसकी आभा आगे बढ़ने में विफल रही। ऐसा या तो पहले कभी नहीं हुआ था या एक असाधारण दुर्लभ घटना थी। जरूर, देरी के लिए खेद है, एडम ने जवाब दिया और धीरे से आगे बढ़ा। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, उसके पैरों में बिजली के झटके दौड़े और वह आगे की ओर भागा। उसके साथ एडिर भी आगे बढ़ गया।
चूंकि एडिर पहले भी प्रागो से लड़ चुका था, इसलिए उसने एडम और कायला को उनके भावी शत्रु के बारे में सब कुछ बता दिया। हालबर्ड एक योग्य हथियार था, इसकी कार्यक्षमता विशेष रूप से प्रभावशाली थी। प्रागो वार कर सकता था, छुरा मार सकता था, बचाव कर सकता था और फिर भी अपने प्रतिद्वंद्वी से अच्छी दूरी बनाए रख सकता था। हालांकि हालबर्ड के दो गंभीर नुकसान थे, गति और तथ्य यह है कि ये दो हाथ वाला हथियार था। निश्चित रूप से अगर प्रागो चाहे तो हालबर्ड को एक हाथ से पकड़ सकता था, लेकिन इससे अनिवार्य रूप से पकड़ की ताकत और संतुलन में कमी आती। इस प्रकार एडम और एडिर ने अलग अलग दिशाओं से हमला किया। एडम थोड़ा आगे था, उसने अपनी सुई को कसकर पकड़ रखा था। बाम! एडम ने अपनी पूरी गति और ताकत के साथ अपनी सुई प्रागो पर गिराई। आखिरी क्षण तक प्रागो स्थिर खड़ा रहा, जब तक कि वह गति में नहीं आ गया। उसने अपनी तीली को नीचे से ऊपर की ओर घुमाया। कांपना, कांपना, कांपना। चिंगारियों की झड़ी के बाद एक भयंकर सिहरन पैदा हुई जो एडम की बांह से होते हुए उसके पूरे शरीर में फैल गई। यद्यपि एडम ने आभासील का निर्माण कर लिया था और इच्छा शक्ति का प्रयोग करना सीख लिया था, फिर भी उनकी पहली मुलाकात के बाद से उनके शारीरिक आंकड़े में कोई खास परिवर्तन नहीं आया था और न ही उनकी क्षमताओं में कोई परिवर्तन आया था। प्रागो पहले भी उससे आगे निकल चुका था, अब जब वह अपने नेक्सस से लड़ रहा था तो अंतर और भी अधिक महत्वपूर्ण था। क्या तुम वाकई इतना ही कर सकते हो? प्रागो ने राजसी आवाज में पूछा, जबकि एडम के हाथ कांप रहे थे, प्रागो के दबाव का विरोध करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि प्रागो घमंडी व्यवहार कर रहा था, लेकिन वह सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकता था और उसने दो हाथों से मजबूती से हालबर्ड को पकड़ रखा था। प्रागो ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, कुछ सेकंड के लिए अपना हाथ मुक्त कर लिया। फिर उसकी आंखें चमक उठीं और पानी की एक गोल डिस्क उसकी हथेली के सामने दिखाई दी। ये कंपन हुआ और एडम में उड़ गया, एक शक्तिशाली छप के साथ फट गया। दर्द भरे आवेग से एडम का मुंह खुला रह गया, जबकि पानी उसके कपड़ों को फाड़ रहा था। टक्कर से वह कुछ मीटर पीछे उछला, जिससे वह जमीन से उछल गया और उड़ गया। होश! एडिर की मुट्ठी प्रागो के चेहरे पर पहुंची, जिससे उसके गालों पर बर्फ की एक पतली परत जम गई। प्रागो ने तेजी से अपना सिर पीछे झटका, जिससे एडिर की मुट्ठी उसके चेहरे के सामने आ गई। उसकी आंखों की गति से यह स्पष्ट था कि उसने पहले उसे देखा, फिर चकमा दिया। वह बहुत तेज था, न कि ट्रॉन के स्तर के किसी व्यक्ति की तरह अनुभव या प्रखर प्रवृत्ति का उपयोग कर रहा था। एडिर ने नाक सिकोड़ी, लेकिन रुका नहीं। अपने दूसरे हाथ से वह जमीन पर खड़ा हुआ और अचानक से प्रागो के पेट पर एक तेज घुमाव के साथ लात मारी। बहुत धीरे, प्रागो चिल्लाया और फिर एडिर के पैर को पकड़ लिया, इससे पहले कि वह उसके पेट में धंसने वाला था। फिर प्रागो ने आसानी से एडिर को उठा लिया और पूरी ताकत से उसे जमीन पर पटक दिया। एडिर दर्द से चिल्लाया, उसके मुंह से खून के थक्के बहने लगे और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और पुतलियां कांपने लगीं। यहां से निकल जाओ, कचरा! प्रागो ने दहाड़ते हुए एडिर के पेट पर लात मारी और उसे अखाड़े के दूसरे छोर पर फेंक दिया। कैदी दर्शकों में से किसी ने भारी आह भरकर अपना सिर हिलाया। ठीक है, ताकत में अंतर बहुत ज्यादा है। सिर्फ टीम वर्क और अच्छे युद्ध अनुभव से नुकसान के अंतर को दूर करना आसान नहीं है। इसके लिए उससे ज्यादा कुछ चाहिए, कैदियों ने बड़बड़ाते हुए कहा। वे स्पष्ट रूप से निराश थे कि प्रागो फिर से अपराजित रहेगा। रुको, कुछ ठीक नहीं है, दूसरे कैदी ने एडम की ओर गौर से देखते हुए कहा। कदम, कदम, कदम! एडम ने शांति से आगे बढ़कर अपने चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान बिखेरी। ऐसा लग रहा था कि उस पर सिर्फ हमला ही नहीं हुआ था, बल्कि उसने प्रागो को कुछ गंभीर नुकसान भी पहुंचाया था। जाहिर है, ये सच नहीं था, लेकिन उसकी मुस्कान पागलपन वाली नहीं थी। इसका एक स्पष्ट कारण था। प्रागो ने भौहें सिकोड़कर एडम के खून को गौर से देखा। एडम का धड़ प्रागो के हमले से थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया था, क्योंकि यह उसका पहला आदेश था। पानी के विस्फोट से बचे हुए कुछ घावों से खून बह रहा था, लेकिन यह नीचे की ओर नहीं जा रहा था, बल्कि सीधे एडम की छाती पर 3 पंखुड़ियों वाले फूल की ओर जा रहा था। यह कोई संयोग नहीं था, क्योंकि खून सचमुच ऊपर की ओर बह रहा था, नीचे की ओर नहीं। यही बात एडिर के साथ भी हो रही थी। उसके मुंह के कोनों से खून निकल रहा था, तेजी से हरे फूल की ओर बढ़ रहा था, सक्रिय रूप से उसमें समा रहा था। तभी 3 पंखुड़ियों में से एक लाल हो गई, खून से लथपथ। ये थोड़ा कांपने लगी और लाल रंग की लहर निकली जो एडम के शरीर से होकर गुजरी और नई ताकत लेकर आई। एडम ने अपनी मुट्ठी भींच ली और संतुष्ट होकर मुस्कुराया। स्तर ऊपर करो, बिल्कुल खेल की तरह, है ना? एडम ने एडिर पर एक नज़र डाली। एडिर बुरी तरह हंसा। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। फिर एडिर कायला की ओर मुड़ा। अरे, अगर तुमने मुझे अपनी शक्तियों के बारे में पहली बार मिलते ही बता दिया होता तो मैं तुम्हारे पैरों पर गिर पड़ता। कायला का चेहरा तेजी से लाल हो गया। उसे एहसास हुआ कि वह किस संदर्भ में ये कह रहा था, लेकिन वह इससे अपना ध्यान भटकाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और गंभीर चेहरा बना लिया। कमीने, तो तुमने ये जानबूझकर किया? प्रागो ने भौहें सिकोड़ते हुए अपनी घुंडी को कसकर पकड़ लिया, फिर कुटिलता से मुस्कुराया। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
भले ही तुम उसकी क्षमता से और भी मजबूत बन जाओ, लेकिन तुम्हें जो घाव लगेंगे वे वृद्धि के लाभों से कहीं ज्यादा होंगे। प्रागो ने चिढ़कर अपना हाथ हिलाया। एडम और एडिर ने एक दूसरे को देखा, फिर एडम ने कायला को देखा। उसने गंभीर नज़र से सिर हिलाया और उसकी आंखें चमक उठीं, अपने पहले आदेश का उपयोग करते हुए। एक हल्की हरी ऊर्जा ने उसकी हथेलियों को ढंक दिया, इससे पहले कि वह आगे बढ़े और उन्हें हवा में ब्लेड छोड़ने के लिए घुमाए। हालांकि इस तरह की हमला करने की क्षमताएं कायला के शस्त्रागार में नहीं थीं। ब्लेड के स्थान पर ऊर्जा की किरणों से अनेक छोटे हरे पत्ते निकले, जिन पर पराग की तरह छोटी छोटी चिंगारियां थीं। पत्ते एडम और एडिर के सामने उड़े, उन पर चिंगारी छोड़ी और शून्य में गायब हो गए। ये चिंगारी एडम और एडिर के शरीर में समा गईं, जिससे उनके पुनर्जनन में बहुत तेजी आई या फिर मामूली घाव तुरंत ठीक हो गए। प्रागो की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि एडम और एडिर उसके साथ किस तरह का खेल खेलने जा रहे थे। भले ही वह K2 फैंटम था, लेकिन उसकी सहनशक्ति और ऊर्जा असीमित नहीं थी। प्रागो को एहसास हुआ कि यदि एडम और एडिर घायल होने पर भी मजबूत होते रहे और कायला उन्हें नकारात्मक प्रभावों से छुटकारा दिलाने के लिए उपचार करती रही, तो देर सवेर वह इस युद्ध में हार जाएगा। उस स्थिति में प्रागो के पास केवल दो विकल्प थे, या तो एडम या एडिर को एक शक्तिशाली हमले से पराजित करें, लेकिन प्रागो के पास एक और विकल्प था, उसे समस्या की जड़ से छुटकारा पाना था। हुश! प्रागो तेजी से आगे बढ़ा और सीधे कायला की ओर बढ़ा। अगर वह उससे निपटता तो एडम और एडिर जल्दी ही हार जाते। अपने गंदे हाथ उससे दूर रखो। एडम और एडिर ने एक साथ चिल्लाते हुए एक साथ अपने पैर प्रागो के चेहरे पर रखे। प्रागो की नाक से बहते रक्त की धारा में एडम और एडिर की उत्तेजित मुस्कुराहट प्रतिबिंबित हो रही थी तथा उनकी आंखों में युद्ध की स्पष्ट ज्वाला दिख रही थी। इस लड़ाई में कायला का विशेष स्थान था, वह टीम की सबसे महत्वपूर्ण सदस्य थी, क्योंकि उसके बिना एडम और एडिर के पास आगे लड़ाई जारी रखने का कोई रास्ता नहीं होता। बेशक एडम और एडिर के बिना जीत के बारे में बात करना असंभव होगा, क्योंकि इसके लिए उन्हें शुद्ध मारक क्षमता की आवश्यकता थी, लेकिन उनके दल में दो हमलावर और केवल एक सहायक था। कुछ हद तक एडम और एडिर कायला पर निर्भर थे और उन्हें इसका एहसास था। इसलिए जैसे ही प्रागो ने उसे अपना लक्ष्य बनाया, एडम और एडिर ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनका हमला एक साथ लगभग पूरी तरह से किया गया, न केवल इसलिए क्योंकि वे जानते थे कि क्या करना है, बल्कि उनकी एक ही इच्छा और लक्ष्य था, कायला की रक्षा करना। उसने उन्हें मजबूत बनाया और उन्हें ठीक किया, उनकी ताकत का मूल बन गया। बाम! टक्कर से प्रागो एक तरफ गिर गया और उसकी पीठ दीवार से जा टकराए। हालांकि एडम और एडिर के विपरीत, जिन्हें प्रागो के हमलों से गंभीर क्षति हुई थी, प्रागो को बमुश्किल चोट लगी थी। बेशक उसकी नाक से खून बह रहा था, लेकिन ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी, खासकर तब जब वे प्रागो को बिना किसी चेतावनी के पकड़ने में सफल रहे। ठीक है, ऐसा लगता है कि हमारे पास अभी भी मारक क्षमता की कमी है। उफ, वह मेरी अपेक्षा से अधिक कठोर था, यह संभवतः उसकी कलाकृतियों का प्रभाव है। एडिर ने चिढ़कर कहा, यह महसूस करते हुए कि प्रागो को कोई भी महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने से पहले उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। यह एक गंभीर जटिलता थी, क्योंकि एडिर के कुछ प्रत्यक्ष हमले भी प्रागो के एक शक्तिशाली प्रहार को पार करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। कमीने, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हमेशा रोक सकते हो? प्रागो ने मुंह बनाया, क्योंकि उसकी पुतलियां चमक उठीं और ऊर्जा उसके हालबर्ड की ओर बढ़ गई। एडम और एडिर सतर्क हो गए तथा एक साथ पीछे कूद पड़े और लड़ाई की मुद्रा में आ गए। समस्या ये थी कि वे उसकी सभी क्षमताओं को नहीं जानते थे। जरूर एडिर ने पहले भी प्रागो से लड़ाई की थी, लेकिन वह प्रागो को उसके खिलाफ अपने पूरे शस्त्रागार का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। उस लड़ाई में प्रागो ने सिर्फ कुछ क्षमताएं दिखाईं, उसने अपने नेक्सस गुणों का इस्तेमाल नहीं किया। यह आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि एडिर एक K1 फैंटम था और प्रागो एक K2 फैंटम था। एक K2 फैंटम इतना कमजोर नहीं हो सकता था कि एक बनाम एक में उसे K1 फैंटम के खिलाफ अपने सभी शस्त्रागार की आवश्यकता पड़े। तुम एक सफल हमला कर सकते हो, तो तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए? हाँ, भाड़ में जाओ, मैं अभी तुमसे निपट लूंगा और पहला हमला उस परेशान करने वाली कुतिया से होगा। प्रागो ने आगे बढ़ने से पहले दहाड़ते हुए कहा। विचित्र बात यह है कि इस बार उन्होंने बहुत तेजी से काम किया, क्योंकि यह कदम उनकी पहली नेक्सस विशेषता का हिस्सा था। जैसे ही उसने एक ही झटके में अपना फरसा आगे की ओर धकेला, उसके पूरे शरीर में एक नीली चमक दौड़ गई, जिससे उसका शरीर तुरंत झुक गया और उसकी भुजाएं बाहर की ओर निकल गईं। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि एडम और एडिर के पास प्रतिक्रिया करने और निर्णय लेने के लिए सचमुच एक पल का समय था। कुछ भी करने का समय नहीं था, वे केवल अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा कर सकते थे। वोश! उसी क्षण प्रागो के परशु से पानी की एक घनी धारा निकली, जो नीली नहीं बल्कि सफ़ेद थी, जैसे किसी विशाल झरने की लहरें हों और टनों पानी नीचे की ओर बह रहा हो। ये धारा एक लेज़र की तरह थी, जो लगभग तुरंत ही कायला तक पहुंच गई, भले ही वह प्रागो से 10 मीटर से अधिक दूर थी। ताली बजाओ! एडिर एडम से ज्यादा प्रागो के करीब था, इसलिए उसने पहले काम किया।
एडिर ने जल्दी से अपने हाथों को आपस में मिलाया और पानी की धारा के ठीक सामने अपनी नीली लौ जलाए। पानी के छींटे उड़ने लगे, उनमें से सबसे छोटे बर्फ के क्रिस्टल में बदल गए, लेकिन ये स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं था। शेष धारा तेजी से आगे बढ़ गई, पानी की बौछार को चीरते हुए, और एक झटके के साथ एडिर को एक तरफ फेंक दिया। फिर अगली पंक्ति में एडम था, जो पहले से ही जानता था कि वह क्या करने जा रहा है। जाहिर है, उसकी सुई इतनी पतली थी कि वह उसका इस्तेमाल खुद का बचाव करने और धारा के बल को अवशोषित करने के लिए नहीं कर सकता था, लेकिन वह कुछ और कर सकता था, जवाबी हमला। वोश! आदम ने अपनी सुई से जलधारा को छेद दिया, जिससे वह कई टुकड़ों में बंट गई, जो अलग अलग दिशाओं में बिखर गए और उनमें मूल शक्ति का केवल एक अंश ही शेष रह गया। हालांकि एडम पूरी तरह से भूल गया था कि उसकी सुई अजेय नहीं थी। इससे पहले जितने भी विरोधियों से उसने लड़ाई की थी, उनमें से स्टील नाइट ने अपनी धारदार तलवारों से उसके धागों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया था, लेकिन प्रागो की जलधारा में और भी अधिक विनाशकारी शक्ति थी। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि पानी उसकी सुई को नोक से शुरू करके तेजी से उसके मोटे और विशेष रूप से मजबूत आधार तक फाड़ रहा है। निश्चित रूप से प्रवाह थोड़ा धीमा हो गया, लेकिन यह नेक्सस विशेषता की सारी ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पर्याप्त नहीं था। प्रागो मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि पानी की धारा की शक्ति कायला को चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन अगर यह एडम को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती थी, तो यह एक योग्य परिणाम था। अरे! एडिर ने एडम की सुई को टूटते हुए देखकर मन ही मन कहा, लेकिन जैसे ही पानी की धार उसके हाथ में पहुंची, उसके सामने चांदी के धागों की घनी परत से ढका एक हथेली दिखाई दिया, जिसके नुकीले पंजे थे। कांपना, कांपना, कांपना। सिल्वर क्लॉस का उपयोग करते हुए एडम ने पानी की धारा को निचोड़ने की कोशिश की, धीरे धीरे सफल हुआ और इसके अवशेषों को तब तक तोड़ता रहा जब तक कि एक भी छींटा नहीं बचा। बेशक उसकी हथेली के लगभग सभी धागे फट गए थे, जिससे उसकी त्वचा उजागर हो गई थी, लेकिन इसे आसानी से ठीक किया जा सकता था, बस कुछ सेकंड की जरूरत थी। दस्ताने के ऊपर से कुछ धागे उसकी हथेली की ओर बढ़े, जिससे हथेली के बीच का अंतर पूरी तरह से बंद हो गया। प्रागो ने भौहें सिकोड़ीं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एडम अपने दूसरे आदेश का इतनी जल्दी इस्तेमाल करेगा और उसे खो भी नहीं पाएगा। एडम ने कायला की ओर देखा, सुनिश्चित किया कि वह ठीक है, और थोड़ा सिर हिलाया। अरे, मुझे लगता है कि अब और अधिक कार्रवाई करने का समय आ गया है ना? वह पहले ही नेक्सस का उपयोग कर चुका है, इसलिए हम एक कदम आगे हैं, एडम ने गंभीरता से कहा, कायला की ओर मुड़ते हुए। कायला ने आंखें सिकोड़ते हुए सिर हिलाया। उनके पास एक तैयार योजना थी और वह जानती थी कि उसे क्या करना है। फिर उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर लीं और उसके लंबे हरे बालों के सिरे सुनहरी रोशनी से चमक उठे। उसके बाल थोड़े से कंधे के स्तर तक उठ गए और उसके ऊपर सुनहरी रोशनियों की भीड़ दिखाई दी, जैसे कि अन्य दुनियाओं के द्वार हों। जाओ! कायला ने चिल्लाकर कहा, और उसी क्षण सुनहरे भूतिया हाथ रोशनी से बाहर निकले, जैसे कि प्रागो पर तीरों की बौछार हो रही हो। इससे पहले कि प्रागो कुछ समझ पाता, एडम और एडिर आगे बढ़ रहे थे। नीली ठंडी लपटें और चांदी के पंजे उसके चेहरे के ठीक सामने थे। अजीब बात यह थी कि प्रागो के दो फैंटम और फॉल हिल जेल के गर्वित वार्डन को अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई, जो कि भय का संकेत था। एक सेकंड का एक और अंश और एडम के पंजे उसके चेहरे में धंस जाएंगे, उसकी सुरक्षा को भेदते हुए उसे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, उसे गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर देंगे और उसका रूप बिगाड़ देंगे। नहीं, दूर हो जाओ मुझसे, प्रागो ने भयभीत होकर कहा। उसने अपने फरसे को कसकर पकड़ लिया और जल्दी से अपने दूसरे नेक्सस गुण का उपयोग इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए अपने एकमात्र विकल्प के रूप में किया। बाम! प्रागो ने हाल्बर्ट को जमीन पर गिरा दिया, जिससे पूरा क्षेत्र हिल गया और विनाशकारी लहरें उठने लगीं, जो शीघ्र ही एडम और एडिर तक पहुंच गईं तथा उन्हें एक और फेंक दिया। हुश! एक चांदी की सुई जमीन में धंस गई, जबकि तीखे पंजे पानी के बहाव के माध्यम से आगे बढ़े, उसे चीरते हुए। फिर यह महसूस करते हुए कि उसका समय समाप्त हो रहा है, एडम ने अपनी उंगलियों को हल्के से घुमाया, जिससे प्रागो के चेहरे के ठीक सामने 5 चिकने चांदी के धागे निकल गए, जिससे उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। एस जोन के कैदी बहुत कम थे। कायला और नए आए एडम और एडिर को छोड़कर उनकी संख्या केवल 5 थी। हालांकि उस दिन प्रागो और एडम के दस्ते के बीच लड़ाई को 5 से अधिक लोगों ने देखा था, और इसका कारण लोला नहीं था, जो एक मार्गदर्शक थी, न कि एक कैदी। सभी क्षेत्रों में स्क्रीन लगाई गईं, यहाँ तक कि एफ जोन और डी जोन में भी, हालांकि जेल की परिस्थितियों के कारण मूलतः उन्हें वहां नहीं लगाया जाना था। प्रत्येक कैदी को 3 के 1 फैंटमों को एक के 2 फैंटम से लड़ते देखने का अवसर मिला। बी जोन और ए जोन के अनुभवी फैंटम्स को तुरंत एहसास हो गया कि यह मुकाबला दिलचस्प होगा, क्योंकि जब एडम का दस्ता आभा संघर्ष में नहीं हारा, तो इसका मतलब था कि वे आश्चर्यचकित कर सकते हैं, और उन्होंने ऐसा किया भी। आर्गहा! प्रागो की दर्दनाक चीख पूरे एस जोन में फैल गई तथा पूरे फॉल हिल जेल में स्पीकरों के माध्यम से गूंजने लगी, मानो वह स्क्रीन से बाहर निकलकर उस वीभत्स दृश्य को देखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए जीवित दुष्स्वप्न बन गई हो। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, कमीने! मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
प्रागो एक जंगली जानवर की तरह दहाड़ा। उसने अपना फरसा अपने सामने घुमाया और दूसरे हाथ से अपना चेहरा पकड़ लिया। एडम का हमला सफल रहा, जिससे प्रागो के चेहरे पर 5 स्पष्ट घाव हो गए जो उसकी त्वचा में घुस गए तथा रक्त की धाराएं तेजी से नीचे की ओर बहने लगीं। एडम ने गहरी सांस ली। एक तरह से ये तथ्य कि उसके पास नेक्सस नहीं था उसके लिए एक फायदा था, क्योंकि उसे नेक्सस विशेषताओं का उपयोग करने के लिए ऊर्जा बचाने की जरूरत नहीं थी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह अपने चांदी के पंजे का लगातार उपयोग कर सकता था, विशेष रूप से अपने द्वितीय आदेश के सक्रिय भाग 5 जारी चांदी के धागे। हा, बिल्कुल सही निशाने पर, एडिर ने उत्साह से कहा, अपने शरीर पर लगे उन अनेक घावों की परवाह किए बिना जो विनाशकारी लहरों से टकराने के कारण लगे थे। कायला ने प्रागो को घूरते हुए सांस फूलने लगी। वास्तव में उसे देखना भी कठिन था और प्रागो जिस पीड़ा में था उसकी कल्पना करना भी डरावना था। यदि प्रागो के स्थान पर सामान्य K1 फैंटम होता तो एडम के चांदी के धागे उसके सिर से होकर गुजरते और उसे सीधे टुकड़ों में काट देते। यहाँ तक कि अगर यह अदिर के स्तर का कोई व्यक्ति होता तो धागे उसके सिर में फंस जाते और आगे नहीं जा पाते, लेकिन जाहिर है ये घातक होने के लिए पर्याप्त होता। हालांकि एडम परिणाम से संतुष्ट नहीं था। हे भगवान, उसका बचाव कितना ऊंचा है। एडम ने मन ही मन बुदबुदाया, अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं, जबकि उसके मुंह के कोने से खून की एक बूंद निकल पड़ी। मैंने बहुत करीब से हमला किया, लेकिन मैं केवल गहरे घाव ही कर पाया। हालांकि यह असंभव है कि वह इस तरह के दूसरे हमले से बच सके। एडम ने अपने प्रतिद्वंद्वी की अगली चाल के लिए तैयारी करते हुए लड़ने की मुद्रा अपना ली। चांदी का दस्ताने कई धागों में बिखर गया, जबकि उसके दाहिने हाथ में पहली पकड़ में एक सुई दिखाई दी। फुट फुट फुट। एडम ने अपनी सुई को तेजी से घुमाया, धीरे धीरे झूलते हुए और तेजी से आगे बढ़ते हुए एक घातक थ्रो के लिए तैयार हो गया। एडिर ने भी अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया और अपने हाथों को थोड़ा पीछे ले आया और अपनी हथेलियों को भाले की तरह खोल लिया। उसकी नीली लपटें उसके पूरे हाथ के बजाय उसकी उंगलियों पर केंद्रित हो गईं, जिससे नुकसान बहुत बढ़ गया लेकिन क्षेत्र कम हो गया। ठंड के असर में भी बदलाव आया, उसकी हथेलियों पर बर्फ की पतली परत जम गई। एडिर हर सांस के साथ ठंडी भाप छोड़ने लगा। 3 पंखुड़ियों में से 2 पहले से ही पूरी तरह से रक्त से संतृप्त थीं। एडम और एडिर को उनकी दूसरी वृद्धि मिल गई थी और उन्हें केवल एक और प्राप्त करना था, जिसके बाद कायला की क्षमता अपनी सीमा तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा सुनहरे हाथ हवा में मंडराते रहे, कायला के हमले के आदेश का इंतजार करते रहे। वे पूरी तरह से सतर्क थे और उनका दुश्मन खून से लथपथ था। किसने सोचा होगा कि K2 फैंटम इस स्थिति में होगा? हाँ, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे चीर डालोगे? ऐसा लगता है कि तुम हमला करने की बिल्कुल भी जल्दी में नहीं हो। एडम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, उस स्थिति में मैं पहले करूंगा। उसी क्षण एडम ने सुई को आगे फेंका। जैसे ही वह प्रागो के पास पहुंची, उसने सीटी की आवाज के साथ हवा के प्रवाह को विभाजित कर दिया, लेकिन एडम सीधे उस पर निशाना नहीं लगा रहा था। उसने सुई को इस तरह फेंका कि वह प्रागो के चारों ओर घूम गई तथा उसकी नोक उसकी पीठ पर लगी, जिससे एक साथ 2 खतरे पैदा हो गए, सुई और तेज धागा जो स्टील को भी काट सकता था। क्रैकल। अचानक प्रागो आगे बढ़ा और एक भयंकर घूर के साथ अपना मुंह खोला, केवल अपने दांतों को तेजी से जकड़ने के लिए जोड़ने वाले धागे को तोड़ दिया। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं, जबकि उसकी सुई कई धागों में बिखर गई और उससे उसका संपर्क टूट गया। उसने दरवाजा खोल दिया है। अदिर प्रागो के पीछे अचानक आ गया ताकि अपने दुश्मन की कमजोर स्थिति का फायदा उठा सके। मैं तुमसे कितना तंग आ चुका हूं, यह मेरे खिलाफ बेकार है। प्रागो ने चिल्लाते हुए आखिरी क्षण में एडिर की गर्दन पकड़ ली। उसकी उंगलियां प्रागो की आंखों के सामने रुक गईं और आगे बढ़ने में असमर्थ हो गई। प्रागो की निगाहों में अब पहले जैसा डर और नासमझी नहीं थी, अब सिर्फ गुस्सा और उस दर्द का बदला लेने की इच्छा थी जो उसे मिला था। तुम पहले होगे। प्रागो ने दहाड़ते हुए एडिर को पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। अदिर दर्द से चिल्लाया, उसके मुंह से खून के थक्के निकल रहे थे। प्रागो की ताकत के कारण जमीन दरक गई क्योंकि वह एडिर की गर्दन को दबाता रहा, लगभग उसे तोड़ता हुआ। फिर उसने नहीं सोचा कि उसे कैदियों को मारने का कोई अधिकार नहीं था। उसके चेहरे पर उसका गुस्सा बहुत ज्यादा था। बाम। एडम की मुट्ठी प्रागो के पेट में घुस गई, जिससे वह क्षण भर के लिए बेहोश हो गया, लेकिन वह प्रागो को दूर नहीं फेंक सका जैसा कि वह किसी कमजोर प्रतिद्वंद्वी के साथ करता। फिर अदिर ने खुद को प्रागो की पकड़ से मुक्त किया और दोनों पैरों से प्रागो के चेहरे पर तेज भाले के समान प्रहार किया। बिना किसी देरी के एडम और एडिर ने अपने वार जारी रखे, एक पल के लिए भी रुकने का इरादा नहीं किया। कायला ने अपना हाथ घुमाया, जिससे सुनहरे हाथ हमला करने लगे। उनका नुकसान कम था, लेकिन उनकी संख्या काफी थी और वे लगातार प्रागो का ध्यान भटका रहे थे, जो एडम और एडिर पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। बम बम बम। एडम और एडिर ने लगातार प्रहार जारी रखा, जिससे प्रागो का पूरा शरीर चोटों से भर गया। ठीक है, अब समय आ गया है, एडम ने वापस आते हुए मन ही मन कहा।
एक क्षण के लिए एडिर की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि वह समझ गया था कि इसका क्या मतलब है। योजना बनाते समय उन्होंने इसी तरह के परिदृश्य पर चर्चा की थी। इसका मतलब था कि एडिर को कुछ सेकंड के लिए प्रागो को अकेले ही पकड़ना था। यह एक मुश्किल लेकिन संभव काम था। ठीक है, अब मेरे चमकने का समय आ गया है, अदिर ने मन ही मन कहा, अपनी हथेलियों को एक दूसरे की ओर इंगित करते हुए और उनके बीच एक नीला गोला बनाते हुए। उन्होंने इसकी पूरी शक्ति तक पहुंचने का इंतजार नहीं किया और तुरंत ही इसमें विस्फोट कर दिया, जिससे प्रागों पर ठंडी आग की धारा फैल गई और जमीन पर घनी बर्फ का एक निशान रह गया। यह मेरे खिलाफ काम नहीं करेगा, आपकी आग बेकार है, प्रागो ने अपना फरसा उसके सामने बढ़ाते हुए कहा। परशु की काली धार ने नीली लौ की धारा को आसानी से काट दिया। हाँ, तुम बेवकूफ़ हो, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं इतना भोला हूं कि तुम्हें कमज़ोर क्षमता से मुक्त कर दूंगा? अदिर ने कपटपूर्ण ढंग से मुस्कुराया क्योंकि यह एक विकर्षण था। दुर्भाग्यवश प्रागो को इसका एहसास बहुत देर से हुआ। क्रैकल क्रैकल क्रैकल, बिजली के झटके आदम की उंगलियों से होकर गुजरे और विनाशकारी शक्ति एकत्रित हो गई। प्रागो की आंखें बड़ी हो गईं, उसके पूरे शरीर में सिहरन पैदा हो गई, लेकिन वह भाग नहीं सका क्योंकि दर्जनों सुनहरे हाथ तेजी से उसकी ओर बढ़े और उसे मजबूती से पकड़ लिया। यह आपके चेहरे पर पड़े खरोंचों से भी ज्यादा बुरा होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ, एडम ने धमकी भरे लहजे में कहा और फिर अपनी मुट्ठी भींच ली, जिससे प्रागो के ऊपर बिजली चमकने लगी। एडम को अपनी मुट्ठी बंद करके बिजली गिराने में 1 सेकंड से भी कम समय लगा, ठीक कहें तो 1 सेकंड का एक अंश। हालांकि दर्शकों के लिए और खास तौर पर प्रागो के लिए ये पल काफी लंबा था। वह आंखें फाड़े जमा हो रहे विद्युतीय उत्सर्जनों को देखता रहा जो धीरे धीरे एक शक्तिशाली बिजली के बोल्ट में विलीन हो रहे थे जो उस पर स्वर्गीय दंड की तरह गिर रहे थे। हालांकि धीमा करने वाला प्रभाव उसे बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा था। उसका दिमाग उसके शरीर की तुलना में बहुत तेज काम कर रहा था, इसलिए प्रागो को बस यही करना था कि वह कैसे बिजली को अपने ऊपर हावी होते देखता रहे। कांपना कांपना कांपना, पत्थर के टुकड़े उड़कर किनारे की ओर चले गए, जिससे प्रागो के चारों ओर धूल का एक बादल छा गया जो नीली बिजली की चपेट में आ गया। अदिर भारी लेकिन संयमित सांस लेते हुए कुछ कदम पीछे हट गया। काइला की मदद और नेक्सस की अनुपस्थिति के बावजूद उसकी ऊर्जा अनंत नहीं थी। बेशक काइला उसके घावों को ठीक कर सकती थी, लेकिन उसकी ऊर्जा भंडार को बहाल नहीं कर सकती थी। हालांकि इससे उसकी शारीरिक सहनशक्ति पर कोई असर नहीं पड़ा। वह चाहता तो सिर्फ अपनी मुट्ठियों और पैरों का इस्तेमाल करके लड़ाई जारी रख सकता था। बाकी सब काइला और उसकी ऊर्जा पर निर्भर था। वे जीत गए, लोला ने अविश्वास में बड़बड़ाते हुए कहा, उसकी आंखों में चमक थी। उसके बगल में खड़े आदमी ने भारी सांस लेकर अपना सिर हिलाया। नहीं, जाहिर है यह उसकी आर्टिफैक्ट विशेषता थी जो काफी शक्तिशाली थी, लेकिन मुझे यकीन है कि उसका दूसरा आदेश अधिक नुकसान पहुंचाता, लड़ाई को समाप्त करता। हालांकि इस बार प्रागो की सुरक्षा उसकी मदद नहीं कर पाएगी, बिजली ने वास्तव में इसे भेद दिया है। प्रागो से काले धुएं का गुबार उठ रहा था, उसके बालों की नोकें जलकर राख में बदल रही थीं। उसके कपड़ों के कुछ हिस्से जल गए थे, जिससे उसकी त्वचा पर काले धब्बे पड़ गए थे। कुछ जगहों पर बिजली के बोल्ट उसके शरीर को चीरते हुए निकल गए थे, जिससे खून बह रहा था। तथापि एडम ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और भौहें सिकोड़ लीं। स्टील नाइट अधिकांश क्षति को जमीन पर स्थानांतरित करने में सक्षम था, लेकिन फिर भी उसने अपनी तलवार और हाथ खो दिया। लेकिन प्रागो को केवल बाहरी क्षति हुई। एडम ने प्रागो को गौर से देखते हुए सोचा। एडम ने आशा व्यक्त की थी कि वह प्रागो को उसके एक हाथ से वंचित कर देगा या प्रागो को धीमा करने के लिए उसे एक स्थान पर गंभीर घाव दे देगा, लेकिन वह केवल उसे बहुत गहरे घाव ही दे पाया। निश्चित रूप से रक्त अभी भी लंबे समय तक बाहर की ओर बहता रहेगा और दर्द की लहरें रुकने वाली नहीं थीं, लेकिन इसने प्रागो को कार्य करने से रोकने के लिए लगभग कुछ भी नहीं किया। मैं समझ गया, प्रागो ने उदासीन भाव से कहा, तुम उन बदमाशों से अलग हो जिनसे मैं पहले लड़ चुका हूं। कमीने, तुम्हें लगता है कि तुम उनसे अलग हो? अदिर ने उपहासपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। प्रागो ने धीरे से अपना सिर घुमाया और एडिर की ओर देखा। अदिर ने अपने अंगूठे से अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और प्रागो की ओर इशारा किया। K2 फैंटम्स में तुम असली कचरा हो। अगर डार्क ऑर्डर का ट्रॉन हमारे खिलाफ लड़ता तो हम पहले मिनट में ही हार जाते, लेकिन तुम सिर्फ हारने का जोखिम नहीं उठाते, बल्कि तुम मर भी सकते हो। प्रागो की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और वह वास्तविक क्रोध और गुस्से से भर गया। उसके अंदर से एक अलग तरह की रक्त पिपासा निकलने लगी जिसे हर कोई महसूस कर रहा था, यहाँ तक कि एफ जोन के कैदी भी। ये स्पष्ट था कि अदिर के शब्दों ने प्रागो को ठेस पहुंचाई थी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि यह सच था। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे खुद को इस हद तक गिराना पड़ेगा, लेकिन मुझे बस तुम्हें अपनी कही बात पर पछतावा कराना है, प्रागो ने गुस्से से कहा और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी आंखें चमक उठीं और एक तेज सक्रिय जल भंवर ने उसकी बांह को ढक लिया, लेकिन एडिर पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि किसी के लिए घर बनाने के लिए। वोश!
इससे पहले कि एडिर या एडम कुछ समझ पाते, पानी से बैंगनी रंग के तंतु बाहर निकले जैसे कि किसी विशाल ऑक्टोपस के हों। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं और वह पीछे कूद पड़ा, लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उन जालों ने पहले ही उसे कसकर जकड़ लिया था। एडिर और कायला भी इसी स्थिति में थे, वे घातक जाल से बच निकलने में असमर्थ थे। प्रागो ने उन्हें घूर कर देखा, पानी के भंवर के अंदर अपने दांत और मुट्ठी कस ली। यह उसका दूसरा आदेश था और उसके लिए अपने तंबुओं को जीवित रखना मुश्किल था। जब वह K1 फैंटम था तो वह अपने दूसरे ऑर्डर का उपयोग केवल कुछ सेकंड के लिए ही कर सकता था। टेंटिकल्स का उद्देश्य काफी सरल था, जल्दी से प्रकट होना, लक्ष्य को पकड़ना और जबरदस्त बल के साथ उसे एक तरफ फेंकना। K2 स्तर पर संक्रमण के साथ उसकी ऊर्जा भंडार में वृद्धि हुई, लेकिन टेंटिकल्स की शक्ति भी बढ़ गई। काइला ने मुंह से खून उगल दिया, उसकी आंखें दर्द से भर गईं। वह कुछ नहीं कर सकती थी और ऐसा लग रहा था कि प्रागो में इतनी ताकत थी कि वह उसे अपने तंबुओं से कुचल सकता था। लेकिन एडम और एडिर कायला की तरह असहाय नहीं थे। हुश! चांदी के पंजों ने तंतुओं को अलग अलग कर दिया। दूसरी ओर नीली लपटों ने तंतुओं को आंशिक रूप से जमा दिया, जिससे एडिर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सका। इससे पहले कि प्रागो कुछ कर पाता, एडम ने अपना हाथ घुमाया, 5 चांदी के धागे छोड़े और तेजी से कायला को जकड़े हुए अंगों तक पहुंचकर उन्हें बराबर टुकड़ों में काट दिया। कायला को लगा कि सारा दबाव गायब हो गया है और वह राहत की सांस लेने में सक्षम हो गई, जमीन पर गिर गई और धीरे धीरे होश में आई। घावों से बहता हुआ रक्त उनकी छाती की अंतिम पंखुड़ी तक पहुंच गया और उन्हें लाल तरल से भर दिया। उसी समय एडम और एडिर को अपना अंतिम सुदृढ़ीकरण प्राप्त हुआ और वे काफी अधिक शक्तिशाली हो गए, लेकिन ये सब नहीं था। कायला को खून बहता हुआ, उसके अंगों को स्पष्ट रूप से क्षतिग्रस्त देखकर एडम और एडिर ने भी वही महसूस किया। धार्मिक क्रोध और उनके विकास वृक्षों ने उनकी पुकार का उत्तर दिया। लोला की आंखें चौड़ी हो गईं, वह एडम और एडिर की सूजी हुई नसों के साथ साथ उनकी ठंडी आंखों में तनावग्रस्त रक्तवाहिकाओं को देख रही थी। इसे रेजोनेंस कहते हैं, है ना? लोला ने अपने पास बैठे फैंटम से अनिश्चितता से पूछा। आदमी ने चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, ऐसा लगता है कि वे जीतने के लिए गंभीर हैं, लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ दिखा दिया है, जबकि प्रागो के पास शायद एक और तुरुप का पत्ता बचा है। उस आदमी ने गंभीर नज़र से कहा और स्तब्ध प्रागो को घूरने लगा। प्रागो के आश्चर्य का वास्तविक कारण किसी को नहीं पता था, क्योंकि वह एडम और प्रागो को ऐसे देख रहा था जैसे वह पहली बार रेजोनेंस को देख रहा हो। खैर, यह उससे कहीं ज्यादा सरल था। भले ही प्रागो के 2 फैंटम था, लेकिन वह कभी भी रेजोनेंस की अवस्था में नहीं पहुंचा था। उसके लिए यह एक अप्राप्य ऊंचाई थी, एक गुप्त इच्छा जो कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन यह आश्चर्य की बात नहीं थी। प्रागो जैसा एक प्रेत जिसने कभी किसी मिशन की सफलता या अपने सहयोगियों की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाली, हमेशा सुरक्षित रहा और गंभीर जोखिम नहीं उठाया और शायद ही कभी मृत भूमि पर गया, ऐसे व्यक्ति के लिए अनुनाद की स्थिति तक पहुंचना असंभव था। कदम एडम और एडिर एक साथ आगे बढ़े और एक सेकंड में ही अपने आप को प्रागो के सामने पाया और उस पर अपनी मुट्ठियां तान दीं। प्रागो ने रोकने के लिए अपना फरसा घुमाया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, 2 मुट्ठियां उसके पेट में घुस गईं। इस बार एडम और एडिर में इतनी ताकत थी कि वे प्रागो को एक तरफ फेंक सकें। प्रागो के मुंह से खून की धार फूट पड़ी, फिर एडम का घुटना उसके चेहरे पर जा लगा, जबकि एडिर ने सीधे सौर जाल पर हमला कर दिया। रुको, क्या मैं हारने वाला हूं? प्रागो ने मन ही मन बुदबुदाया और अपने सामने 2 परछाइयों को घूरने लगा, जो लगातार आगे बढ़ रही थीं और उस पर लगातार हमले कर रही थीं। फुफकारो! हरी चिंगारियों वाली पत्तियों की एक धारा उनके सामने उड़ी, एडम और एडिर को ठीक किया और उन्हें अपनी सीमा तक जारी रखने की अनुमति दी। कायला को चोट लगी थी, लेकिन उसने अपने गंभीर लेकिन घातक नहीं घावों को ठीक करने के बजाय अपने साथियों की मदद करना पसंद किया। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, प्रागो ने मन ही मन कहा। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने अपनी पूरी आभा बिखेर दी, अपने आखिरी तुरुप के पत्ते को सक्रिय करने की तैयारी में। K2 फैंटम के रूप में प्रागो के पास मजबूत बनने के कई अवसर थे, एडम या एडिर की तुलना में कहीं ज्यादा, जो सिर्फ K1 फैंटम थे। हालांकि प्रागो ने ऐसा करने के लिए लगभग कुछ भी नहीं किया। ट्रॉन जैसा कोई व्यक्ति उससे काफी अधिक शक्तिशाली था, न केवल उसकी कठोरता, व्यापक युद्ध अनुभव और दुर्जय आभा के कारण, बल्कि इसलिए भी कि प्रागो ने K2 फैंटम के रूप में अपनी क्षमता तक मुश्किल से ही पहुंच पाया था। फैंटम को ताकतवर बनने के लिए लगातार डेडलैंड्स में जाना पड़ता था, वहां लड़ना पड़ता था और अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती थी। ये ताकत का रास्ता था, सिद्ध, प्रभावी, लेकिन खतरनाक। निश्चित रूप से प्रागो 1 से अधिक बार डेडलैंड्स पर गया था, अन्यथा वह K2 फैंटम नहीं बन पाता, लेकिन उसने हमेशा धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से विकास करने के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे विश्वसनीय मिशनों को चुना। हालांकि ऐसी कायरतापूर्ण रणनीति के कारण वह कभी भी वास्तव में निराशाजनक परिस्थितियों में नहीं फंसा, और उनसे बाहर निकलना तो दूर की बात थी, जैसा कि एडम और एडिर पहले भी कई बार कर चुके थे, भले ही वे केवल K1 फैंटम्स ही थे।
सभी कारकों पर विचार करने के बाद प्रागो के पास केवल एक ही तुरुप का पत्ता बचा था, उसका तीसरा आदेश। हालांकि उसके पास अभी भी उसकी आत्मा थी जिसे वह अब तक बचाकर रख रहा था। कांपना, कांपना, कांपना। प्रागो के ऊपर एक राक्षस की धुंधली आकृति दिखाई दी, जिसके हाथ और सींग एक दूसरे में उलझी जड़ों की तरह भयावह थे। अदिर ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तुरंत अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग कर प्रागो का मुकाबला करने के लिए अपनी आत्मा को बुलाया। हालांकि ये स्पष्ट था कि वह अकेले ऐसा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। मैं तुम्हारे साथ हूँ, कायला ने कहा, अपनी आत्मा को बुलाया और अपनी आभा को प्रागो की आभा का मुकाबला करने में मदद की। ये समझना आवश्यक था कि आत्माएं हथियार, बुलाए गए प्राणी, युद्ध के पात्र या इस तरह की कोई चीज़ नहीं थीं। आत्माएं बुलाए गए प्राणियों या भूतों की तरह एक दूसरे से नहीं लड़ सकती थीं, क्योंकि वे जीवित नहीं थे और वे कोई प्रेत क्षमता नहीं थे। इसका मतलब है कि कायला अपने आर्टिफैक्ट विशेषता द्वारा बुलाए गए सुनहरे हाथों से प्रागो को पकड़ सकती थी, लेकिन अपनी आत्मा से नहीं। इसके अलावा उसकी आत्मा सीधे तौर पर प्रागो की आत्मा से नहीं लड़ सकती थी, केवल अपनी आभा सीमाओं के साथ ही लड़ सकती थी। आत्माएं बस प्रेत की आभा का एक रूप थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जरूर इच्छाशक्ति की शक्ति इस बात पर निर्भर करती थी कि यह पहला या दूसरा चरण था, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रथम चरण की आत्मा की अपेक्षा द्वितीय चरण की आत्मा होना बेहतर था, लेकिन इससे आत्मा की क्षमताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि मूलतः ये सब आभा ही थी। निश्चित रूप से एडम की आत्मा ट्राना और क्राना की आत्माओं को अलग करने में सक्षम थी, लेकिन ये सिर्फ एक प्रतिनिधित्व था कि कैसे उस क्षण उसकी आभा अपनी शक्ति से उनकी आभा को दबाने में कामयाब रही, और बस इतना ही था। सामान्यतः आत्मा और एक क्षेत्र या ज्वाला के रूप में एक सरल आकारहीन आभा कार्यात्मक रूप से भिन्न नहीं थे, केवल शक्ति, गति और अन्य पैरामीटर भिन्न थे। जिस प्रकार एक साधारण आभा एक कमजोर प्रतिद्वंद्वी को दबा सकती है, उसी प्रकार द्वितीय चरण की आत्मा भी ऐसा कर सकती है। दूसरे मामले में क्षति अधिक महत्वपूर्ण होगी। कांपना, कांपना, कांपना। अदिर और कायला की आत्माओं ने प्रागो के फूल राक्षस का विरोध करने की कोशिश की। हालांकि वे दोनों पर्याप्त नहीं थे। धीरे धीरे उनकी आत्माओं को वापस खींच लिया गया और उनकी आभा को तोड़ दिया गया। यदि यह इसी गति से जारी रहा तो जल्द ही प्रागो की आत्मा उन पर हावी हो जाएगी और गंभीर आंतरिक क्षति पहुंचाएगी। वोश! एक विशाल भूतिया सुई कहीं से प्रकट हुई, जो एडिर और कायला की आत्माओं के बीच आ गई तथा उसने समग्र रक्षा में अपनी आभा जोड़ दी। हा, ये पर्याप्त नहीं है। मुझे रोकने के लिए तुम्हें कम से कम 3 सेकंड स्टेज स्पिरिट्स की आवश्यकता है। जल्दी या बाद में तुम गिर जाओगे। प्रागो ने अपने चेहरे पर एक पागल मुस्कान के साथ कहा। यह पहली सफलता उसके लिए ताज़ी हवा की सांस थी। वह आखिरकार किसी चीज़ में सफल हो गया था। बाम! अदिर पीछे हट गया, लेकिन एडम नहीं। उसने अपने पैरों को बिजली के झटकों में ढक लिया और अपनी मुट्ठी प्रागो के पेट में गहराई तक घुसा दी। कांपना, कांपना, कांपना। प्रागो की आत्मा कांप उठी, क्योंकि अब वह उसके नियंत्रण में नहीं थी, जिसका अर्थ था कि घनत्व और समग्र शक्ति बहुत कम हो गई थी। इस मामले में एडिर और कायला अपनी आभा को पुनर्जीवित करने में सक्षम थे, और अब वे प्रागो की आत्मा को दबा रहे थे। कमीने, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे तेज हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे आमने सामने लड़ सकते हो? क्या तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन और एफ जोन में कैसे पीटा था? प्रागो ने गुस्से से एडम को घूरते हुए कहा। एडम ने अपनी थोड़ी उठाई और प्रागो की ओर अहंकार से देखा। सच में, उस मामले में तुम अभी ऐसा क्यों नहीं करते? आगे बढ़ो, तुम्हें बस मुझे हराना है, एक बार और, एडम ने कहा और फिर तेजी से घूमकर प्रागो की छाती पर एक सीधा जोरदार लात मारी। प्रागो की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने अपने हाथों को आगे की ओर मुड़कर एक अवरोध खड़ा कर दिया। एडम के पैर को अपनी सुरक्षा के ठीक बीच में टकराते देख प्रागो मुस्कुराया, लेकिन जल्द ही उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अजीब बात यह है कि टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि प्रागो एक तरफ गिर गया, हालांकि कुछ गति उसके हाथों द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। क्या बकवास है! पहले तो पेट पर सीधा मुक्का भी मुझे हिला नहीं पाता था। क्या ये सब रेजोनेंस और उस हरे बालों वाली कुतिया की क्षमता का असर है? प्रागो ने अंदर ही अंदर अविश्वास में बड़बड़ाया। बाम! इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एडम उसके सामने आ गया और उसने एक और मुक्का मारा, फिर एक और, फिर एक और। वह रुकने वाला नहीं था। प्रागो की आत्मा कम स्थिर होती जा रही थी और कायला के साथ एडिर ने सफलतापूर्वक इसका फायदा उठाया। अब, अदिर ने कहा, साथ ही कायला ने अपनी आत्माओं को आगे बढ़ाया और प्रागो की आत्मा को चीर दिया। एक क्षण में प्रागो की आत्मा निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी, लेकिन वह संक्षिप्त विराम, उसकी रक्षाहीनता की अवधि, दोनों आत्माओं के लिए अपने पंजे उसकी छाती में गड़ाने के लिए पर्याप्त थी। प्रागो घुटनों के बल गिर पड़ा और उसके मुंह से खून की धारा बहने लगी। मानो ये पर्याप्त नहीं था, एडम का पैर उसके चेहरे पर लगा, जिससे वह ऊपर उछला और पीछे की ओर कठोर ठंडे फर्श पर गिर गया। वे जीत रहे हैं, लोला ने अविश्वास में कहा। जब से उसने फॉल हिल जेल में काम किया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सच है,
वह सबसे लंबे समय तक काम करने वाली कर्मचारी नहीं थी, लेकिन यह अवधि काफ़ी लंबी थी। हाँ, लेकिन उसने अभी भी वह नहीं किया है जो वह मूल रूप से करना चाहता था। K2 फैंटम के रूप में उसका गौरव बहुत अधिक है, लेकिन अभी उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। आदमी ने जटिल भाव के साथ बड़बड़ाया। उनका मुकाबला उस स्थिति तक पहुंच गया था जहां प्रागो के पास केवल एक ही तुरुप का पत्ता बचा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी आत्मा भी आश्चर्यजनक जीत के लिए पर्याप्त नहीं थी। अब यह सरल था, या तो उसका तुरुप का पत्ता एडम, कायला और एडिर को कुचल देगा, या यह एक विफलता होगी जो आसनहार का कारण बनेगी। एडम हमला करने ही वाला था, लेकिन आखिरी क्षण में उसकी अंतरात्मा ने उसे पीछे हटने को कहा। वह एडिर के साथ लाइन में आ गया। प्रागो धीरे धीरे जमीन से उठा, उन्हें घूरने लगा और उसकी आंखें दो भूतिया लालटेनों की तरह चमक उठीं। उसने अपनी सारी ऊर्जा झोंक दी, जिससे हवा में लहरें उठने लगीं और उसे देखने वाला हर व्यक्ति कांप उठा। फिर उसने जीतने के लिए अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया। उसके चारों ओर पानी की धाराएं प्रकट हुईं, जो शीघ्र ही किसी प्राणी या आकृति में परिवर्तित हो गईं। खाली आंखों वाले एक प्राचीन समुद्री शिकारी का विशाल दांतेदार जबड़ा। के फैंटम्स के खिलाफ थर्ड ऑर्डर का उपयोग करना कितनी शर्म की बात है, लेकिन मैं खुद को हारने नहीं दे सकता। तुमसे नहीं। प्रागो ने हाथ हिलाते हुए और दांतेदार प्राणी को उन पर फेंकते हुए कहा।